फिर आपने आदि और मरीहा का ही नाम बोल दिया। हाँ वो भी ये क्या था? वो बेसिकली मेरी मिस्टेक थी, वो मेरी कह लें कि एब्सेंट ऑफ मेरा माइंड था। बेसिकली ये जो तमाशा हुआ है जिसमें हमें घर में बंद किया था, ये हम पहले होकर आ चुके हैं, एक दफ़ा हाउस अरेस्ट हो चुके हैं हम 4 महीने के लिए। मुलाकात कैसे हुई आपकी? म्यूचुअल फ्रेंड्स जो है, मतलब मोस्टली यहाँ पे ऐसे ही होता है, आप म्यूचुअल फैन थी वो आपकी? नहीं फैन नहीं थी, बिल्कुल फैन नहीं थी? बिल्कुल मेरा काम नहीं देखा हुआ था। तो मेरा जो तरीका था बात करने का या मेरी कुछ मोटिवेशन जो थी, मेरी बातें वो उसको लगी अच्छी। फिर कुछ हम भी हैंडसम थे कुछ वो भी काफ़ी अर्से से सिंगल थी तो ये सब चीज़ें बन के जो है मेरे लिए फ़ायदेमंद हुई। इतना सब कुछ होने के बाद इस वक्त फील कैसा हो रहा है? मैं कुछ ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, एक छोटी सी बात है वही करूँगा कि आई फील लाइक अ किंग आज पूरा दिन। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। ये बहुत स्पेशल एपिसोड है, आप सबके बहुत पुरजोर इसरार पे हमारे जो गेस्ट हैं वो आज हमने उनको इनवाइट किया है। नॉट दैट कि हम नहीं बुलाना चाहते थे, इनफैक्ट मैं तो आज से 6 महीने से उनके साथ इन कॉन्वर्सेशन हूँ एंड वी वर सपोज टू डू दिस इंटरव्यू। हिंट मैं दूंगी, आजकल वो लाइन बड़ी चल रही है, आई फील लाइक अ किंग पूरा दिन। और सबसे फ़नी बात ये है कि जैसे ही आप गाना शुरू करते हैं आप उनकी तरह मूव भी करना शुरू कर देते हैं। आई एम नॉट गोना डू दैट राइट नाउ बिकॉज आई लुक फनी, ही डजंट। सो आज मेरे साथ है उमर आलम, जिन्होंने तमाशा करके एक धूम मचाई हुई है एंड उनके फैंस ने हमारे डीएम को बस ओवरलोड किया हुआ था, बुलाएं बुलाएं बुलाएं। एंड लकीली ही इज़ हेयर विद अस एंड अभी रिसेंटली हमने उनको शहनाई में, पहली सी मोहब्बत, कुछ उनके मैं ड्रामों के नाम बता दूं, उसके अलावा बेरुखी में, और आजकल हमने उनको दरार में देखा है। सो आएँ और मुलाकात करते हैं तमाशा के विनर उमर आलम से। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? मैं तो ठीक ठाक, आप बताएं ज़मीन पे ही चल रहे हैं या अभी तक आसमानों में उड़ रहे हैं? नहीं अभी तो आसमानों में ही हैं, अभी आसमानों का टाइम चल रहा है तो इसलिए आसमानों में उड़ रहे हैं। लेकिन है ज़मीन पर भी लाने वाले लोग हैं जो हमें ज़मीन पर भी ला रहे हैं साथ साथ ही। कौन है ये बदतमीज़ लोग जो आपको थोड़ी देर के लिए फ़्लाइट अपनी एंजॉय नहीं करने दे रहे हैं? नहीं वो लोग इस मेरे ख्याल करने वाले हैं जो लोग मुझे ज़मीन पर ला रहे हैं वापस। तो क्या कह रहे हैं? वही कह रहे हैं कि ये जो है इस चीज़ में आके अपने आप को ख़राब नहीं कर लेना, एक्सप्लॉइट नहीं कर लेना। अपनी जो है जैसे तुम हो, लोगों ने तुम्हें इस तरह से पसंद किया, अगर तुम ही बदल गए तो फिर लोग किसको पसंद करेंगे? ट्रू, ये बातें तो सही कह रहे हैं। तो इसी वजह से वो जो है मैं उनकी बातों पर बदलने की कोई टेंडेंसी लग रही है आपको अपने अंदर? आर यू सीइंग एनी चेंजेस इन यू? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे आज भी मतलब मेरे बहुत पुराने दोस्तों ने, पुराने जानने वालों ने, जो मतलब मैं दोस्त तो नहीं हूँ, पुराने जानने वाले, कहीं मुलाकात हुई होगी, उन्होंने कॉल्स की मुझे, वो कॉल्स कर रहे थे। तो अगर मैं बदल गया होता तो उनकी कॉल्स ना उठाता शायद, तो मैंने उनकी कॉल्स उठा ली। नहीं मतलब मेरा वो भी नहीं कर रहा था, यार क्यों कर रहे हैं कॉल। आई वाज लाइक अरे अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, बिल्कुल इस तरह से। तो दे वर हैप्पी टू, मुझे भी मज़ा आ रहा था कि सब लोग जो हैं वो मुबारकबाद तो दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो हुई ना, मैं आपको बताऊं कि लोग मुबारकबादें दे रहे हैं, उसके अलावा मुझे इतनी दुआएं दे रहे हैं, इतनी दुआएं दे रहे हैं वो लोग कि मेरे फ्यूचर के लिए, कि मैं उसी से ही नहीं बेसिकली फूले नहीं समा रहा उससे ना। वो तो क्या कहूँ, मतलब दुआओं से मुझे बहुत मोहब्बत है। मुझे बहुत मज़ा आता है जब कोई दुआ देता है ना आपको। मुझे पैसे भी देते तो खुशी होती है, लेकिन दुआओं की ज़्यादा खुशी होती है मुझे। दुआएं मिलती है ना, पैसे भी देते तो खुशी होती है, लेकिन दुआओं की ज़्यादा खुशी है बिल्कुल। ओके, तो इसी तरह से अभी जो है मैं उसी फेज़ में चल रहा हूँ थोड़ा सा। अम्मी भी आई हुई हैं मेरी यहाँ पर, मेरे साथ ही तो वापस चली गई थी वो? नहीं वो हाँ वापस चले गए थे वो लोग। रहती थी ना पहले आपके साथ, बोर हो रही थी, फिर वो वापस चले गए वो लोग। तो अभी ये इस शो के लिए आई थी, फिनाले के लिए, तो फिर तब से यही हैं। तो वो भी उनकी खुशी का तो कुछ और ही आलम। अरे मेरे से ज़्यादा वो बड़ी स्टार बन गई वो जो है बस ये कह अच्छा इसका फ़ोन बाद में करूँगी, अभी रुक जाओ। Oh my goodness, ये वाला that's so cute। हाँ उनका भी अपना एक ज़ाहिर उनका बेटा है, और वो भी इतने, जो उन्होंने आपकी स्ट्रगल देखी हुई है, उन्होंने आपका जर्नी देखा हुआ है, तो आई थिंक उनसे ज़्यादा तो किसी को खुशी नहीं हो रही हो। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या कहा आपको सबसे पहले मिली तो? व्हाट डिड शी डू? गले लगाया होगा? हाँ रो रही होंगी क्या? जब मैं गया उनसे मिलने के लिए, मैंने उन्हें देखा था ऑडियंस में। सबसे पहले मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं ऑडियंस में देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि अम्मी आई हुई हैं। मुझे मतलब इनको कुछ पता चल गया था कि अम्मी आ चुकी हैं यहाँ पर, लेकिन मैं देख रहा हूँ ऑडियंस में, मुझे अम्मी नज़र ही नहीं आ रही। मुझे पता नहीं कहाँ, मैं ऊपर के लोगों को देख रहा हूँ, साइड पे देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, जहाँ पे अम्मी बैठी हैं वहाँ नहीं देख रहा था मैं। फिर वो अभी वो अदनान भाई कह ही रहे थे कि आपकी अम्मी को भी मैं, तो तब मैंने देखा, अरे हाँ अम्मी तो ये सामने बैठी हैं। तो मुझे समझ ही नहीं कि पहले क्यों नहीं नज़र आई मुझे। तो फिर मैं गया उनके पास, जाके मिला, गले में लगाया उन्हें, रो पड़ी। फिर वो मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, लेकिन बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी। लाइक आफ्टर 43 डेज़ मेरी उनसे मुलाकात हुई
और मतलब सबसे पहले जो मेरे करीबी लोग थे वो मेरी अम्मी है मेरी, तो उन्हीं से जब मैं जाके मिला तो मुझे मुझे बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी। मैंने यही उन्हें कह रहा था कि मतलब ये मुझे अब फिनाले की इतनी खुशी नहीं है, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि अम्मी जो हैं वो आ गई हैं और यहाँ पे मेरे सामने बैठी हुई हैं। हमेशा से आना चाहती थी कि मतलब उमर, वो कहती उमर जब तुम्हें अवार्ड मिलेगा ना तो मैं भी आऊँगी लेने के लिए। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब वो जब मुझे उन्होंने चेक दिया तो मैंने एक साइड में कहा अम्मी आप रिसीव करें, मैं नहीं करूँगा। तो फिर बदनाम भी कहते दूसरी साइड पे तुम आ जाओ, तो मैं दूसरी साइड पे आ गया। आपने पिक्चर्स देखी होंगी जी, और ये कितने खूबसूरत मोमेंट्स होते हैं जिनका आपने ख्वाब देखा था वो सच्चे हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बहुत उनके लिए आई कैन इमेजिन बहुत ही इमोशनल, आपके लिए भी और उनके लिए भी। हाँ, आई फील सो ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह और रियली लकी कि मैं उनके ख्वाब पूरे कर पा रहा हूँ। कि मतलब उन्होंने देखे, उन्होंने मुझे लेकर जो ख्वाब देखे थे कि मेरा बेटा हीरो बनेगा। हर ही माँ सोचती है, सब माँ का ख्याल होता है कि बेसिकली अपने बच्चे उनके होते ही हैं हीरो, लेकिन एक मुकाम पर पहुंचना हर कोई देखना चाहता है। बिल्कुल। तो वो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं माशाल्लाह से दोनों मेरे वालिदैन के लिए, उनके लिए एक प्राउड मोमेंट मैंने क्रिएट कर लिया अल्लाह के फजल से और मेरे लोगों की मोहब्बत से, दुआओं से, कि मैं उनके लिए बना सका, ये कर सका। कितने बहन भाई हैं आप लोग? मेरी 2 बहनें। आप सबसे छोटे हैं, बड़े हैं? नहीं, आई एम द मिडिल वन, आई एम द ओनली ब्रदर ऑफ 2 लकी सिस्टर्स। तो वो क्या बचपन में होता था बहनों के साथ दुपट्टे पहन के आगे पीछे भाग रहे हैं और सारी लड़कियों, जैसे वो लड़कियां होती हैं ना, अगर भाई हो तो फिर वो दरख्तों पे चढ़ रही हो, टॉम बॉय हो जाते हैं, तो अक्सर लड़के भी ऐसे होते हैं ना कि बहनों के साथ बहुत इन्वॉल्व जाते हैं उनकी हर चीज़ में, उनको मशवरे भी दे रहे होते हैं ये कलर सही लग रहा है, ये वाला जूता मैच करो, नहीं करो। नहीं, मेरी और नहीं बहन आप बचपन से ही, मेरी जो बड़ी बहन थी वो छोटी बहन तो मुझसे तकरीबन 7, 8, 6 साल छोटी है, 6 साल छोटी है मुझसे। तो वो तो उसको एज अ बेबी हमने रखा, उसे संभाला और उसका ख्याल रखा। बड़ी बहन जो थी मुझसे वो एज अ फ्रेंड थी उसके साथ, तो वो ना खुद इतनी थी, मतलब यानी कि वो लड़कियों, तो हमारे मोहल्ले में हम होते थे वहाँ पे, तो सब एक ग्रुप होता था बच्चों का, 3, 4, 5 घरों के, तो हम वहाँ चले जाया करते थे, उनके घर चले जाया करते थे, वहाँ पे शाम में खेला करते थे जाकर। मैं पतंगबाजी का मुझे बहुत शौक़ था तो मैं वो किया करता था। मुझे मतलब यानी कि अगर कोई चीज़ बहुत दिलो जान से पसंद है वो पतंगबाजी थी। मतलब वो ये है कि दूसरे की पतंग काटनी हाँ, पतंग काटनी है, ये नहीं कि अपनी को ज़्यादा ऊपर लेके जाना है। सॉरी, मैंने कभी उड़ाई नहीं तो मुझे पता नहीं है कि क्या होता है। बेसिकली जो पतंगबाजी में मज़ा आता है ना, वो उसको कहते हैं पेचे का मज़ा आता है, जो पेचा जो लगता है ना, उसी के मज़े होता है उसका, क्योंकि वो ही आप एक मुकाबला ही है। तो पतंगबाजी भी एक मुकाबला ही है, तो मुकाबले में आप तभी जीतते हो जब आप दूसरे की पतंग काटते हो। तो इसी तरह से करते तो वो आपको वुड यू मेक श्योर कि आज तो मैं जीत के ही जाऊंगा, जितनी पतंगें वो सब ज़मीन पे आएंगी। कोशिश तो यही होती थी हमेशा कि करें, लेकिन बहुत दफ़ा होता था कि नहीं होती थी, बहुत दफ़ा मोस्टली अपनी कट जाती थी और कभी कभार लकी होते थे तो दूसरे की भी काट देते थे। फिर वो दिन होता था। मुझे अभी भी याद है बचपन में एक दफ़ा मैंने बात याद आ गई मुझे, मैंने एक पतंग पकड़ी थी जो बहुत दूर थी और मतलब उसके साथ बहुत सारी डोर जो कहते हैं आई थी। तो मैंने पतंग पकड़ी, मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई थी कि मैंने इतनी दूर गई पतंग जिसमें इतनी ज़्यादा डोर आ गई, पतंग भी आ गई। तो मम्मी को रात को तकरीबन मुझे 11-12 बजे तक अम्मी को बार कहता, अम्मी मैंने पतंग पकड़ी, अम्मी मैंने इतनी लंबी डोर वाली पतंग पकड़ी, अम्मी इतनी ज़्यादा डोर। इस बार तमाशा पे कितनी देर तक अम्मा को बोलते थे मैं जीत गया, अम्मा मैं जीत गया किया था या नहीं किया? नहीं, इस दफ़ा अब वो मतलब बड़े हो गए, अब मैं शायद बड़ा हो गया हूँ तो इस वजह से मैंने नहीं किया। लेकिन मुझे ये, मैंने आदि को जब मैं उधर था, अम्मी को भी मैं गले लगा के बार ये कहता, अम्मी मैं जीत गया, अभी मैं जीत गया। आदि को गले लगा के मैं कह रहा था, आदि मैं जीत गया, आदि देख मैं जीत गया। आदि कहता हाँ मुझे पता है मैं भी इधर ही हूँ। मैंने कहा हाँ देख मैं जीत गया। वो मोमेंट मैं नहीं भूल सकता। वो आई वॉज सो टेंस्ड क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मरिया जीत जाएगी। मुझे मतलब यानी कि फीलिंग थी कि मैं ही जीतूंगा, लेकिन एक वो होती है ना एक नर्वसनेस, आपको स्टेज फ्राइट होता है थोड़ा सा, आपके दिल के अंदर आ रही होती है कि नहीं यार मुझे जिता देना प्लीज़। तो वो बस अदनान सर वो तो बार बता दूं मेरे हाथ पसीने वाले हो रहे हैं, मुझे पसीना आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसे हो रहा हूँ, कभी ऐसे हो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं इस तरह करके। लेकिन फिर जब उन्होंने अनाउंस किया तो यकीन नहीं आया होगा एक सेकंड के लिए, वो फीलिंग जो है मतलब मतलब उन्होंने कहा हाथ उठाया उमर, मैंने कहा बस मैंने भी सांस लिया थोड़ा सा और मैं वो किया सर, उनको गले लगाया, सजदा किया शुक्राने का। तो फिर वो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। चलें थोड़ी आपकी स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे आप और फिर आपने
बीबीए बीबीए पे चले गए आप बीबीए में वहाँ से? चला गया बिल्कुल। मैं जो इंजीनियरिंग बनना, मुझे बेसिकली एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर था। मैं बचपन से बनना चाहता था, क्योंकि पहले तो फौजी बनना चाहता हर बच्चे की तरह, लेकिन फिर जैसे जैसे वो फौज में नहीं जा सका, आईएसएसबी जो था उसका फॉर्म मेरे पास आज भी रखा हुआ है, बस पता नहीं क्यों मैं सुस्त हो गया, मैंने वो फॉर्म सबमिट ही नहीं करवाया। और फिर उसके बाद से वो आज भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में रखा हुआ है, फील्ड है सारा, और वो मेरे पास आज भी रखा हुआ है। फिर अम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि मेरा बेटा फ़ौज में जाए, पंजाबी माओं की जैसे होती है कि हमारा बेटा फ़ौज में जाए और हमारा नाम रोशन करे। तो मैं उन्हें अक्सर कहता था, अम्मी आपका एक ही बेटा था, मैं चला जाके शहीद हो जाता तो फिर आप क्या, लेकिन वो उन्हें तंग करने के लिए अक्सर कहता था मैं। फिर मैंने कहा चले फिर इंजीनियरिंग कर देते हैं, अगर फ़ौज का नहीं बन रहा। तो इंजीनियरिंग में मेरे मार्क्स तो अच्छे आ गए थे, जब मार्क्स अच्छे आए तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हम। मैंने एडमिशन टेस्ट की तैयारी नहीं की और ऐसे बैठ गए। और मैं ऐसे मतलब मुझे कहा था मेरे टेस्ट मार्क्स इतने अच्छे आ गए तो वो तो फिर इजी हलवा होगा, और कोई मजाल है, मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट दिया था और किसी एक का भी क्लियर नहीं कर सका मैं। ओह माय गुडनेस। हाँ, तो इतना मैं बिल्कुल ही नालायक हो गया ओवर कॉन्फिडेंस में आके। फिर जिस यूनिवर्सिटी में मैंने ये किया है कॉमसेट्स, उधर से मुझे कॉल है कि आपके मार्क्स तो अच्छे हैं, आपको इंजीनियरिंग में तो नहीं, हम जो है आपको बैचलर्स ऑफ फिज़िक्स में बल्कि मैथमेटिक्स में आपको एडमिशन दे देते हैं, और उसमें स्कॉलरशिप में। ओह वाओ। तो मैंने कहा कि मैं मैथ्स में इतना अच्छा नहीं हूँ, अगर आपने देने हैं मुझे फिजिक्स में दे दें, उसमें मैं कुछ इन्वेंट तो कर सकूँ, कुछ वो इंजीनियरिंग का कुछ हाँ पार्ट कुछ मिल समथिंग जाएगा। लाइक दैट। मुझे वो चीज़ ज़्यादा मज़े की लग रही थी। उन्होंने कहा ठीक है हम उसमें आपको कर देते हैं। उसमें किया उन्होंने, और मैं तकरीबन 1-2 सेमेस्टर लगाए मैंने वहाँ पे। मेरा एक दोस्त बन गया था वहाँ पे बहुत अच्छा, वो भी बेसिकली सियालकोट से ही था, तो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। अब उस बेचारे का जो है वो हो गया था DI, मतलब उसका ख़त्म हो गया वहाँ पे, उसको उन्होंने निकाल दिया, तो उसने शिफ्ट कर लिया BBA में। तो वो मुझे भी कहता कि तू भी आ जाओ उधर ही। मैंने कहा नहीं मैं कर रहा हूँ, ये मैं फ़िज़िक्स कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर लूँगा। टीचर्स भी कुछ कहने लगे कि तुम्हारा इंटरेस्ट इतना लग नहीं रहा, तुमसे होगा नहीं। मैंने कहा नहीं मैम मैं कर लूँगा, मुझे पता है अपना। मैं अभी थोड़ा सा वो दूसरी मतलब यूनिवर्सिटी में आ गया, हाँ मुझे वो आदत थी कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे तैयारी करने वाली। यूनिवर्सिटी का सिस्टम और था, उसमें आपके वो पहले मार्क्स होते हैं, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और वो मिड टर्म्स होते हैं, वो सारी चीज़ें थी, वो मुझे समझ नहीं आई थी, तो इस वजह से मैं थोड़ा पीछे रह गया। लेकिन सब टीचर ने कहा मुझे, फिर मेरे वो जो मेरे दोस्त थे वो कह रहे थे कि तुम बोलते अच्छा हो, तुम्हारी स्किल अच्छी है, तो उसमें BBA में ज़्यादा तुम्हारी एक कॉन्फिडेंस तुम्हारा काम आएगा, तो तुम चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, मतलब इतने लोग अगर कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा था फिजिक्स में, वो भी बोरिंग सी लग रही थी मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं BBA में चला गया। हाँ मैं फिर BBA में चला गया। पहले आर्मी, फिर इंजीनियरिंग, फिर फिजिक्स, और फिर फाइनली आप आके रुके BBA पे। बिल्कुल। एक्टिंग पे कैसे आए? BBA जब मैं कर रहा था उसमें हमारी यूनिवर्सिटी में बेसिकली एक्टिंग मुझे करनी थी, एक्टिंग मुझे कहीं ना कहीं करनी थी मुझे, लेकिन मुझे इस तरह नहीं मैंने कभी भी सोचा था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन चूज़ कर लूँगा और मतलब यही मेरा ब्रेड एंड बटर हो जाएगा। मैं ये सोच रहा था कि मैं 9 to 5 जॉब करूँगा और साथ में एक आध ड्रामा करेंगे, उसमें स्टार बन जाएंगे, इधर पैसे भी आते रहेंगे, उधर फेम भी मिल जाएगा। तो ईजी, मेरा प्लान बिल्कुल तैयार था, बिल्कुल परफेक्ट प्लान था। लेकिन इस तरह की नहीं हुई चीज़ें। BBA में ही मुझे जो है, उससे पहले भी मैं ऑडिशंस देता रहता था इस्लामाबाद में, जो थिएटर के होते थे वो मैंने दिए, काफ़ी सारे ऑडिशन, नहीं बना कुछ भी। फिर एक हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे, हमारी यूनिवर्सिटी की एक ग्रुप था जो लोग थिएटर करना चाह रहे थे, उनका मैंने पहली दफ़ा ऑडिशन दिया जो मैं पास कर सका, मैं जिसमें सेलेक्ट हुआ। और उसके बाद से जो है मेरा फिर ये थिएटर का सफ़र शुरू हुआ। आगे करते करते मैंने दूसरे थिएटर, अनवर मकसूद साहब का जो सियाचिन था वो किया मैंने, उसमें ऑडिशन दिया मैंने। उसमें मज़े की बात बताऊँ आपको, दावर महमूद जो हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है मुझे, अगर आज मैं जिस मुकाम पर हूँ मुझे यहाँ पर लाने का, क्योंकि वो ही लाए थे मुझे इस्लामाबाद से कराची। जब वो थिएटर किया था हमने तो वही मुझे लेकर आए थे। तो एंड दैट वाज व्हिच ईयर, किस साल में? इन 2015 में फर्स्ट टाइम कराची आया था, इन 2015। उससे पहले मैं कभी कराची नहीं आया था ज़िंदगी में। तो वो थिएटर करने के लिए आए थे, हम सियाचिन के लिए आए थे यहाँ पे। तो दावर महमूद जो थे वो ही एक वाहिद तो नहीं, खैर बहुत और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो थे जो कि बड़े स्केल पर इस्लामाबाद में थिएटर कर रहे थे, उनके थिएटर जाने जाते थे। तो मैंने उनके थिएटर्स के लिए भी मैंने तकरीबन तीन थिएटर्स के ऑडिशन दिए थे, और मेरा आज तक दावर ने ऑडिशन नहीं लिया था।
मतलब वो कभी किसी दफ़ा वॉशरूम चले गए, ठीक कभी है। वो आए नहीं, कभी कुछ हो गया, ये 2-3 दफ़ा मेरा ऑडिशन किसी और ने लिया तो वो हमेशा रिजेक्ट करते। पहली दफ़ा ऑडिशन मेरे दावर ने जब लिया इस सियाचिन के लिए तो ही सेलेक्टेड मी, Wow. तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। तो मैं यही वेट कर, मैंने कहा अरे वाह यार मतलब यानी कि Amazing ना? हाँ, और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था सियाचिन। उन्होंने जब हमें बताया कि हम जो हैं हम आपको एक घर में बंद करेंगे, बेसिकली ये जो तमाशा हुआ है जिसमें हमें घर में बंद किया था, ये हम पहले होकर आ चुके हैं एक दफ़ा, हाउस अरेस्ट हो चुके हैं हम 4 महीने के लिए। हम बॉयज़ थे सिर्फ, उसमें हम कवर्ड नहीं थे, लाइक कैप्चर्ड नहीं थे, बट हम थे उधर। हमारी एक कंट्रोल डाइट थी और हमें सुबह उठकर एमएमए की ट्रेनिंग, पीएमए की ट्रेनिंग होती थी हमारी। फिर आके हमें कैलकुलेटेड नाश्ता मिलता था, फिर हम आगे सोते थे दोबारा से, फिर हमारे जिम जाते थे, एमएमए की ट्रेनिंग होती थी, फिर हम रिहर्सल्स करते थे, और इसी तरह करते 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 4 महीने का टाइम जो है टेन्योर हमारा वो गुजरा था उस प्ले के लिए, उस प्ले के लिए, थिएटर के लिए। मतलब वो सब लोग जब हम बताते कहते कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो तुम लोग, इसकी ज़रूरत क्या है तुम लोगों को। वो दावर से भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्यों कर रहे हो, ऐसे खाम का पैसे ज़ाया कर रहे हो, लोग उनको बंद कर रहे हो घर में, तुम्हारा नुकसान है ये वो। लेकिन दावर वाज श्योर कि उसने कहा था कि नहीं, मुझे इन लोगों में वो फ्रस्ट्रेशन दिखानी है जो वो सियाचिन में बैठे हुए जो वहाँ पे फ़ौजी हैं, जो हमारे सिपाही हैं, हमारे आर्मी मैन हैं, वो लोग फील करते हैं वहाँ पे। और वो इसी तरह की वो इसी तरह की, आपके पास जब कुछ करने को नहीं है, आपके पास कोई इंटरनेट नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है, आपके पास कुछ पढ़ने को नहीं, अखबार तक नहीं था हमारे पास। वही रोज़ाना 4-5 जो हमारी तकरीबन 9 लड़के थे, हम वही उनकी शक्लें देख देख के हमारी लड़ाइयाँ, फड्डे, मजाक, ये वो इश्यूज़, परेशानियाँ, सब वो इस तरह से। वहाँ पे हमें वो कहते थे कि आप ख़त लिखो घर, हम ख़त लिखते थे, हमारा ख़त का जवाब आता था। तो वो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। हाँ, वो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो फिर कराची आने का कब डिसाइड किया? थिएटर आप करना शुरू हो गए, साथ साथ आप पढ़ रहे थे? हाँ, वो 7 सेमेस्टर पढ़ लिए थे, 8वां कंप्लीट किया या नहीं किया बीबीए का? वो मैंने किया बिल्कुल। एज पर माय इन्फॉर्मेशन ये नहीं मिला मुझे न्यूज़ के, कर लिया? नहीं, मैंने किया था, कर लिया, यू कंप्लीटेड। 2015 में मेरा 7वां सेमेस्टर था, उसके एग्जाम्स चल रहे थे मैं, तो जब उन्होंने मुझे हाउस अरेस्ट किया ना, हाउस अरेस्ट से मैं जाया करता था, मेरे 2 या 3 एग्जाम्स रह गए थे वो एग्जाम्स देने के लिए। वो मैंने पेपर्स जो थे वो वहाँ से जाकर मैं देता था, 3 पेपर जो थे वो मैंने दिए वहाँ से। फिर उसके बाद मेरा 7वां सेमेस्टर हो गया, कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया, तो मैंने फ्रीज़ करवा लिए थे अपने सेमेस्टर। वो सियाचिन किया, उस पर 1 साल गुजर गया, 2 सेमेस्टर ये गुजर गए। जब आगे नेक्स्ट मैं फ्री हुआ सियाचिन से, तो मैं करने वाला था, वो समर्स स्टार्ट हो गए, समर्स ख़त्म हुए हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बनानिस्तान के लिए कॉल कर ली, फिर मैंने एक और सेमेस्टर फ्रीज़ कर लिया। तो फिर मैं वो हो गया था यार कि ठीक है, अब काम भी कर रहा हूँ, एक्टिंग ही करनी है, मुझे मज़ा भी आ रहा था एक्टिंग करने का, लोगों से मिलने का, लोगों की तारीफ़ भी करते थे, वो भी मज़ेदार लगती थी चीज़ें, और पैसे भी मिल रहे थे। ठीक है, क्या फिर डिग्री लेके क्या करना है, बस एंजॉय करो जो हो रहा है। हाँ, मतलब छोड़ो, बस हो गया, मैंने एक्टिंग ही करनी है और एक्टिंग के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर जब मैं वापस गया बनानिस्तान करके, सबने समझाया बेटा जहाँ इतने तगो-दो कर ली, 7 सेमेस्टर निकाल लिए, तकरीबन मैंने तो 9 सेमेस्टर, 2 फिज़िक्स के भी थे मेरे, निकाल लिए, इतने पैसे माँ बाप के ज़ाया कर लिए, तो अब जाके 1 सेमेस्टर और कंप्लीट कर लो, 6 महीने की बात है मुश्किल से। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं गया यूनिवर्सिटी में, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था यूनिवर्सिटी में, वही क्विजेज़ और असाइनमेंट्स मेरी जान जाती थी उससे, लेकिन बट खैर हाँ, 1 सेमेस्टर निकाल लिया। हाँ, निकाल लिया, और मेरी अब मैं बीबीए जो है डिग्री होल्डर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास एक डिग्री भी है जो कि मैंने अभी तक यूनिवर्सिटी से पिक नहीं की, लेकिन मेरे पास है। अच्छा, तो फिर कराची आने का डिसीजन कब लिया और क्यों लिया? मैं कराची मुझे आना था, मैं 2015 से पहले कोशिश कर रहा था कि मैं आ जाऊँ किसी के पास ऐसे इंटर्नशिप के लिए, किसी प्रोडक्शन हाउस में मुझे बुला लें इंटर्नशिप के लिए, मैं खाना वाना मैनेज कर लूँगा, रहना मैनेज कर लूँगा, मुझे आप बुला लें। तो ये मेरी बातें 2-4 लोगों में ऐसे ही फेसबुक पर मैसेज किया करता था कि प्लीज़ मुझे बुला ले, मुझे कराची आना है, मुझे कर ले कुछ इस तरह से, मेरे लिए सेटिंग कर दें मुझे कराची, आगे बाकी मैं देख लूँगा जो भी होगा, मुझे बस आप बुला लें। तो वो कहते थे हाँ ठीक है, सोचेंगे, करेंगे। अम्मी से भी मैंने अम्मी को भी मना लिया, मैं क्या करोगे वहाँ जाके, मैंने कहा नहीं मैं देख लूँगा, कुछ ना कुछ मैनेज कर लूँगा। फिर ये सियाचिन मिल गया, सियाचिन की पहली दफ़ा आए, कराची देखा, यहाँ की लोगों से मिले, ये इन्वायरमेंट देखी, मज़ा आया। फिर बनानिस्तान में और ज़्यादा लोगों से मिले, और ज़्यादा मज़ा आया। फिर मैंने कहा कि अब जब मेरी डिग्री कंप्लीट होगी ना, तो फिर मैं निकल जाऊँगा कराची। तो फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 19 तारीख की ट्रेन लेकर बैठा था वहाँ से रावलपिंडी से,
और 20 तारीख को मैं यहाँ पर पहुँच गया था, कराची आ गया था। इकॉनमी में मैंने आया मज़े से, वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी मैंने, ऊपर किसी अंकल का सालन रखा हुआ था मुझे नहीं पता चला, मैं बैठा देख रहा था बाहर। थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पे गीला गीला फील हुआ, मैंने देखा तो उनके सालन का सारा ऑयल जो है मेरी शर्ट पे आ गया, बाहर से जो मट्टी आ रही थी वाइट कलर की शर्ट में ब्राउन कलर की होगी। मैं दोस्त मेरा कहता है जब मुझे लेने आया, कहते ये क्या किया, क्या पहन कर आए? तो मैंने कहा भाई ये रास्ते में हुआ है, मैं तो अपनी तरफ से हीरो बन के आया था। कहता बेटा मुबारक हो, कराची ने आपका वेलकम कर दिया। मैंने कहा थैंक यू यार। तो मेरे मतलब मुझे मैं खुश नसीब इस अपने आप को इस वजह से कहूँगा कि मैं रहा कि मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। तो ये वो जो आप थिएटर के उसमें आते थे, वो वहाँ से दोस्त बने हुए थे ऑलरेडी? हाँ, ये वही थिएटर वाले दोस्त थे मेरे। तो जो मेरा एक हमाद सिद्दीक, मेरा बहुत अच्छा, उसने मेरा बहुत साथ दिया शुरू में, कि उसने मुझे अपने घर में रखा, काफ़ी अरसा अपने घर में रखा। फिर सजील था, नाजिश, आगा, मुस्तफ़ा, ये सब लोग जो हैं बहुत इन लोगों ने मेरा साथ दिया मुझे शुरू में। जब मैं आया था कुछ अपनी वो जो थिएटर के जो कुछ पैसे थे जमा किए हुए, वो ही लेकर आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे रखा, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, घुमाया फिराया। हाँ, सब कुछ किया इन लोगों ने, पैसे वैसे कुछ भी नहीं मेरे इन्होंने लगने दिए। बट ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी, बहुत बड़ी। आप एक नए शहर में आके, इसी वजह से शायद मैं जो हूँ, ये बात अक्सर सोचता हूँ कि मैं इतनी, वो कहते हैं ना, आप डिसहार्ट नहीं होते। आप अपने जानने वालों में थे और आप अपने करीबी लोगों में थे, वही जिनके साथ तकरीबन पिछले 3-4 साल से हो, आप उन्हीं लोगों के साथ थे। और सब लोग कह रहे थे कि नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा। माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे थे कि बेटा कोई नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा कुछ ना कुछ। फिर जिन डायरेक्टर से सैयद अली रज़ा उसामा थे, जब हम बनानी सन करके जा रहे थे, वो उन्होंने मुलाकात की हमसे। वो कह रहे थे कि जब आओ ना कराची तो मुझसे ज़रूर मिलना पहली दफ़ा। ठीक है। तो हमने कहा चलो, अब तो वहाँ पे भी हमारा सीन ऑन है। तो यहाँ जब सॉरी काट रही हूँ आपको, कराची आया तो सोच के आया था मैं टीवी स्टार्ट करूँगा? हाँ, मैं करने नहीं। अच्छा, कराची टीवी करने ही आया था। तो क्या किया कराची लैंड करके आपने? प्रोडक्शन हाउसेस ढूंढे, क्या किया? व्हाट इज द स्टोरी? मैं जब इधर कराची आया था तो मैं सबसे पहले तो गया उसामा भाई से मिलने के लिए। उनको मैंने फ़ोन किया, मैं आ चुका हूँ कराची, अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ। कहते हैं आ जाओ मिलने के लिए। मैं गया उनकी प्रोडक्शन हाउस में गया, वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई अब तो मैंने अपने ड्रामे की कास्टिंग कर ली है, अब जो है मैं देखता हूँ। मैं उन्होंने अपने एडी से कहा कि भाई देखो इसको, मतलब इसको बच्चा अच्छा है, टैलेंटेड है, काम जानता है, इसको कुछ 2 कैरेक्टर। उन्होंने, एडी ने कहा ठीक है मैं करता हूँ कुछ। मैं आ गया वापस। 3 महीने पहले मेरे जो थे, मैं बिल्कुल फारिग घूमता रहा। मेरा एक दोस्त था बिलाल यूसुफ, जो कि उधर ही मेरे बिल्डिंग के पास ही उसका ऑफिस होता था, वो वहाँ पे एज अ राइटर जॉब करता था। तो मैं उसके पास जाके बैठ जाया करता था, वो मुझे लोगों के किस्से सुनाया करता था कि ऐसे हमारे पास बिलाल अब्बास भी यहीं आते थे, आगे बैठा करते थे, और ये वो भी थोड़ा मोटिवेट रखने की कोशिश करता था। सक्सेस स्टोरी सुना रहे होते थे। हाँ, हो जाएगा, टाइम भी आएगा। हाँ, मुझे दूसरे लोग आगे बताते थे यार बिलाल भी ऐसे ही आता था, यहाँ पे बिलाल अब्बास भी यहाँ पे आया करते थे, ऐसे आगे बैठा करते थे हमारे पास। लेकिन अब देखो, अब वो उसको फ़ोन करते हैं किसी प्रोजेक्ट को, कहता है मेरे पास डेट्स नहीं है। तो मतलब ये चीज़ें सुन के जो है, तो वो कहते हैं कि अब उसके पास डेट नहीं है। तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती हैं। बस सबसे जो मुझे अजीब बात लगती थी ना इस सारे प्रोसेस में, सब कहते थे कि यार यू विल मेक इट, लेकिन अंदर से वो होता था कब। हाँ, मतलब मैं 3 महीने में इतना वो हो चुका था कि अभी। लेकिन फिर वो उन्हीं एडी की कॉल है, उन्होंने कहा कि यार ऐसा तो कुछ बड़ा नहीं है आपके लिए, लेकिन एक कैरेक्टर है IT गाय का, तो वो हमारे ये ड्रामा खलिश कर रहे हैं हम, जो उसमें आप कैरेक्टर करेंगे। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं करेंगे यार, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। तो वो खलिश के लिए मैं गया, वहाँ पे उसामा भाई ने बुलाया था। तो मैं क्योंकि थिएटर का आदी था, थिएटर इज़ अ लाउड मीडियम, वहाँ पे आपकी एक्टिंग, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज जो है वो सब लाउड होती है। तो मैं जब आ रहा था, वो पहला मेरा सीन था जिसमें मुझे सरगोशी करनी थी, और मैं आ रहा था, मैं आ गया जी सर हो गया सर, मैं कर रहा हूँ काम सर, बिल्कुल बेफिक्र हैं आप। तो उन्होंने कहा कट क्या कर रहे हो यार, आप देखो माइक आपका बिल्कुल यहाँ पे लगा हो, आप सरगोशी करो। मैं कहा सर मैं सरगोशी ही कर रहा हूँ। नहीं थिएटर वाली नहीं करो, आहिस्ता आवाज़ में, हाँ ड्रामे वाली करो। मैंने कहा चल ठीक है। दूसरी दफ़ा भी फिर मैंने इतनी लाउड की, उन्होंने कहा सुनो मेरी बात सुनो, बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में करो। और फिर ये चीज़ें मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो है समझ आई कि मतलब मैं जब सीन्स करता था तो मुझे मेरे क्लोजेस के लिए वो कहते भाई एक जगह खड़े हो जाओ, तुम क्यों इतना हिल रहे हो। मैंने कहा कैसे खड़ा होकर करूँ मैं मुझे आदत है, मतलब आप बात करते हो, आप ऐसे खड़े होकर कैसे कर सकते हो। उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि थिएटर से ज़्यादा मुश्किल टीवी है। टीवी मुश्किल है थोड़ा सा, सब लोग मेरे ख्याल से इस बात से शायद एग्री ना भी करें, लेकिन थिएटर से हाँ मेरे लिए मुश्किल ये था, क्योंकि आपको एक तो वहाँ पे दिन में
4 कह रहे हो 5-6 सीन्स आपको करने होंगे, जिसमें एक में आपको बिल्कुल हंसकर आना है, दूसरे में आपको बिल्कुल रोना है, फिर तीसरे में फिर आपको वही आपको आपका मूड चेंज करना है। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा बड़ा एक टेस्ट होता है। थिएटर में तो ये है कि आप एक पूरी 45 मिनट या 90 मिनट का प्रोसेस गुजरते हैं, आप 45 दिन के में चल रहे होते हैं और आपको पता है आपकी आर्क समझ आ जाती है। स्ट्रगल क्या थी आपकी? अरे स्ट्रगल क्योंकि अभी आप कहीं बता रहे थे कौन से वाले शो से आप वापस आए तो आपके पास पैसे नहीं थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये खलिश की जब मैं शूट पर गया था तो सुबह जाते वक्त तो मैं चला गया, मेरे पास जो है वो 3 महीनों में जो मेरी जमा पूंजी थी हल्की फुल्की वो मैंने लगा दी। हाँ लगा दी मैंने। और जब मैं गया खलिश के लिए जाते वक्त तो मैं करीम पे चला गया, वापस जब आ रहा था तो लेट हो गया थोड़ा सा। अब वहाँ से मैं फ़ोन में मेरे पास वो भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था कि मैं करीम बुला सकूँ। मैं किसी को कह रहा था यार करीम 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 और सब चले गए। मैं वेट कर रहा था शायद कोई मुझे कह दे हाँ सब वेट कर रहे हैं मैं कि शायद अभी को कह दे हाँ यार आपकी गाड़ी आ गई आप आ जाएँ। तो यही था कि हाँ गाड़ी वाड़ी आती होगी यहाँ पे, लेकिन करते 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 जी उससे उससे इससे उससे इससे उससे और हो गए सब गए। अब मैं खड़ा हो, मुझे समझ भी नहीं आ रही मैं क्या करूँ कहाँ जाऊँ। बाहर जाके निकला, बैग उठाया हुआ एक बैग, बाहर निकला कोई रिक्शा नहीं नज़र आ रहा था, रात हो गया, वो कोरंगी वाली साइड पे थी। फिर मैंने कहा क्या करें, फिर थोड़ा सा पैदल चलने के बाद आगे बस स्टॉप था, फिर मैं बस पे बैठा, उस बस से आया यहाँ तक आगे, फिर थोड़ा सा और बस वहीं उतर मेन रोड पर उतार दिया उसने आगे से। फिर मैंने किसी से लिफ्ट ली। लिफ्ट ली? बहादुर है। और लिफ्ट दे दी किसी ने? हाँ बिल्कुल, वो कह रहे थे तो उन्होंने लिफ्ट दे दी, फिर उन्होंने घर उतारा, थोड़ा सा और पैदल चला। आपको पता है ना ये बहुत मेरे लिए तो अनहर्ड चीज़, मैंने कभी नहीं सुनी ये चीज़ें आजकल के ज़माने में। हाँ बाइक पर मैं अक्सर मैं जब बाइक पर ट्रैवल करता हूँ तो मुझसे लोग कहते हैं मैं लिफ्ट दे देता हूँ उन्हें। डर वर नहीं लगता कि अब ये तो अल्लाह मालिक है, कोई ऐसा मसला थोड़ी है, कोई हम नेक नियति से कर रहे हैं काम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लूट लेंगे ठीक है लूट जाएंगे, वैसे किसी ने लूट लिया तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। ये थ्योरी भी सही है, इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो इसी तरह करते करते वो मेरे कुछ फिर काफ़ी दफ़ा इस तरह होता था कि लोगों में फ़ोन करता था मैंने अपनी एक रूटीन बना ली थी। अच्छा। मुझे अक्सर औकात नंबर मिल जाते थे, जैसे मतलब मैं आपका जानने वाला हूँ तो आपने कहा ये नंबर है इनसे कांटेक्ट कर लेना, ये कुछ मतलब कर देंगे कुछ हो जाएगा। तो मेरी अच्छी बात या बुरी बात कह लें कि मैं जब भी जिससे मिलता था ना मैं उन्हें कहता था कि सर कोई काम वाम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वो ये नहीं कहते, मैं शूट्स पर जाता था ना जब, तो मेरे लिए अगर मैं कभी भी शूट पर इस वजह से नहीं गया था कि मेरा एक सीन है 2 सीन है, मैं इस वजह से जाता था शूट्स पर कि मैं जाऊंगा तो वहाँ से एक कांटेक्ट तो मैं ज़रूर निकाल कर लाऊंगा कि जिससे मैं आगे फर्दर बात करूंगा इस हवाले से कि मुझे काम चाहिए और मुझे कुछ कर दे, मेरा कोई बना दें कोई सिलसिला। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस बारे में इसमें भी मेरा बहुत साथ दिया कि वो मैं जब शूट पर जाता था तो मैं किसी न किसी बंदे से मुलाकात होती थी, उनसे बातें होती थी, उनसे बात करता था, मैं थिएटर करके आया हूँ ये करता, तो कहता अरे ये नंबर लो इनसे कांटेक्ट करना। तो फिर वो नंबर तो वो लोग दे देते थे। अब आगे जो जिनके नंबर होते वो लोग तो बिज़ी होते थे, ज़ाहिर है उनको रोज़ाना की इस तरह से 20-22 कॉल्स आती थी, 20-22 मैसेजेस आते थे। तो मैं सबको मैसेज करता था, सबको कॉल करता था। मैं तकरीबन हर दूसरे ऑल्टरनेट डे पे मैं उनको मैसेज किया करता था, सर अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सर, मैं उमर आलम सर, उमर मुझे काम चाहिए तो आप प्लीज़ कुछ हो तो प्लीज़ बताइएगा। ये सबको मैंने एक रूटीन बनाई हुई थी, मतलब मेरी तरफ से ये एक मेरी एफर्ट होती थी। आई हैव टू से उमर आप बता रहे हो मैं सुन रही हूँ, और आई थिंक जो लोग इस प्रोसेस से गुजरे होंगे वो ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि ओ अच्छे से कि ऐसे रोड पे ज़्यादा धक्के नहीं खाए या इसको ज़्यादा, बट कॉन्स्टेंटली कुछ अरसे तक बैठ कर वही मैसेज करना विदाउट एनी रिस्पॉन्स, उसके लिए एक और जहनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, मुझे लगता है इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, विच मैं आपके आई एडमायर यू फॉर दैट एंड आई मीन हैट्स ऑफ टू यू कि आपने वो टाइम गुजारा और वो किया कि आप यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि वो आसान नहीं होता कि आगे से कोई शायद जवाब भी नहीं देता होगा। बिल्कुल ऐसे ही कोई जवाब नहीं आते थे, कॉल्स नहीं उठाते थे, फिर कॉल्स उठा ली हाँ कर रहे हैं कुछ आएगा तो बड़ा। तो सोचा कभी कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, घर जाता हूँ अम्मा के गोद में सर रख के पराठे खाऊंगा और जाके बीबीए की कहीं जॉब लूँगा या थिएटर स्टार्ट कर दूंगा, वही जो प्लान था इनिशियल 9 to 5 जॉब एंड थिएटर वही कर लूँगा। वो कभी सोचा, ऐसा टाइम आया कभी? मैंने बेसिकली इस सारे प्रोसेस में जो मेरे लिए एक जो थे ना कह लेंगे मेरी ढाल, वो यासिर भाई थे।
ओके यासिर भाई से मेरी सजील के थ्रू, जो कि मेरा दोस्त था, उनका भांजा है, तो उसके थ्रू जो है मेरी उनसे मुलाकात हुई और उनके पास आना जाना शुरू हुआ। फिर वो मेरे मतलब उनको मैंने अपना मेंटोर बना लिया। वो फिर बताया करते थे कि बेटा ऐसे ही होता है, ये चीज़ें ऐसे ही हैं, तुम ये करो, अपने आप को थोड़ा सा इस तरह इम्प्रूव करो, ये चीज़ें देखो, ये काम देखो, इनका काम टीवी देखो। तो वो मुझे बहुत, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। ठीक है। मैं बताऊं कि अगर मैं जब शूट्स पर जाता था, मैंने आज मतलब पिछले अभी तक मैंने जितने शूट्स किए हैं, अगर उन शूट्स पर मैं अच्छा लग रहा था तो मैं अच्छा दिखता था, तो इसी वजह कि मुझे, मैं जो कपड़े पहनता वो यासिर भाई के कपड़े होते थे, और यासिर भाई मुझे अपने कपड़े देते थे, तो मैं उनके कपड़े, फिर हम जाया करते स्पेशल, यासिर भाई सूट देना, तो यासिर भाई कहते हैं हाँ ये लो, ये सूट तुम्हारा, ये लो। तो उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया मुझे, मतलब इतना कि मैं बता नहीं सकता कि जितना मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ इस सारे सफ़र में तो वो कम होगा। अभी मुझे एक बात याद आई थी, मैं फिर भूल गया। हाँ, बीच में आप कह रही थी ना कि मुश्किल होता है बीच में, अब जब पैसे ख़त्म हो रहे थे, नहीं समझ आ रहा था क्या करें, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो हूँ वो बाइकिया चलाना शुरू कर देता हूँ। मैं और मेरा दोस्त जो है, हम बाइकिया ऑफिस पहुँच गए, वहाँ पर हम ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर बैठे, ट्रेनिंग ली उनकी, वो एक दिन की जो होती है वो ट्रेनिंग ली। बाइक नहीं थी मेरे पास बाइक जो थी वो वहीं थी। यहाँ पर मैंने एक दोस्त की बाइक ली, वो हमाद की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसने मुझे अपनी बाइक दे दी थी कि लो तुम चलाओ, यूज़ करो। तो उसकी बाइक लेकर गए, वहाँ पे हुआ पता नहीं, उन्होंने बाइक रिजेक्ट कर दी कि नहीं भाई ये बाइक में मसला है, ये नहीं हो सकती। नहीं तो मैं तो बाइकिया तक चलाने वाला था और मुझे कोई टेंशन नहीं थी इस बात में। मैंने कहा ठीक है, मैं जब आया हूँ इन सब चक्कर में, मुझे पता था कि ये मुश्किल होगा, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, सर्वाइवल के लिए। मैं ये इवेंट्स जो होते हैं, इन इवेंट्स में मैंने अशरिंग भी की है। मुझे अच्छी तरह याद है, वो 2000 रुपये मिलते थे हमें, तकरीबन 7-8 तो नहीं, 5 घंटों के लिए होता था। तो मैंने कहा चलें, कुछ ना कुछ आ रहा है। 2000 वो तब भी बहुत मैटर करते थे, 1500 1000 मिल जाते थे, तो वो सूट वूट पहन के खड़े हो जाते थे, तो मज़ा आता था मुझे। ये सब मुझे जो है वो एक मोटिवेशन ही दे रहे थे अंदर से ना, कि कुछ तो सही कर रहा हूँ मैं मज़े की बात बताता हूँ आपको, रज़ा मूसवी जो हैं ARY के, बिल्कुल, इनकी शादी थी। इनकी शादी पे बहुत लोग आए होते, बहुत सारे लोग आए होते। अब मैं जो हूँ, मुझे ज़ाहिर, मुझे तो इनवाइट नहीं था। आगा मुस्तफ़ा जो जिसके साथ मैं रह रहा था, उसको इनवाइट मिला हुआ था वहाँ का, तो वो मुझे कहते कि चलना है तुमने। मैंने कहा हाँ यार प्लीज़ ले चल मुझे भी, मैं भी जाना चाहता, देखना चाहता हूँ कैसे होती है शादी वादी। कहते हाँ चलो आ जाओ। तो मैं गया। अब मैं जब उस शादी पर पहुँचा हूँ ना, और मैंने लाइव देखा, वहाँ पे सामने हुमायूं सईद भी हैं, अदनान सिद्दीकी भी हैं, सब लोग वहाँ पे, मतलब जितने बड़े स्टार्स हैं आपकी इंडस्ट्री को, सब वहाँ पर हैं। तो मुझे ये चीज़ मुझे फील हुई कि उमर तुम कुछ तो सही कर रहे हो, कि तुम आज इन लोगों के बीच में आगे खड़े हो गए, मतलब कुछ तो चल रहा है, अल्लाह मियाँ जो है तुम्हारा साथ दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन तुम यू आर मतलब गेटिंग। हाँ। तो फिर इसी तरह करते करते मैं कितनी दफ़ा शूट्स पर गया, मुझे वो कहते थे हाँ भाई एक सीन है, एक सीन के लिए कर लोगे सीन, एक छोटा सीन है। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कभी भी किसी काम को, इसलिए मैं ये नहीं कहता था उन्हें कि नहीं एक सीन नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो उमर आपको कभी कंसर्न नहीं हुआ कि आप सपोर्टिंग और इस तरह के एक सीन वाले रोल ले रहे हैं, तो कहीं वो आपको उस कैटेगरी में ही ना फ्रीज कर दे कि भाई ये तो ये वाले रोल्स ही करेगा और इसको हम मेन रोल नहीं करें? ये कंसर्न आपको कभी नहीं आया? होता था, लेकिन मोटिवेशन जो थी वो मेन यही थी कि काम करेंगे तो नज़र आएंगे ना, अगर नहीं करेंगे तो मैं ये कह दूँ नहीं भाई अब तो मैं सपोर्टिंग, मेजर सपोर्ट ही करूँगा, छोटा कैरेक्टर नहीं करूँगा, कोई भी 2 दिन का 3 दिन का नहीं करूँगा इस तरह का। तो वो फिर आपका यही है कि आप करना ही नहीं चाह रहे। आप शायद, मुझे यही होता था हमेशा कि मैं आज जा रहा हूँ, आज इस 2 सीन के लिए 3 सीन के लिए उस डायरेक्टर से मिलूंगा, मैं उन्हें कहूँगा डायरेक्टर से सर मैं अच्छा एक्टर हूँ, मैं कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे दें, चांसेस दें। इसी बात से मुझे एक और मज़े की बात याद आ गई। एक दफ़ा यही सजील और मैं साथ ही होते थे इस सारे प्रोसेस में तकरीबन। तो सजील को कॉल आई कि यार आ जाओ एक सीन के लिए, वो एक सीन है एक रिपोर्टर का, तो आप आ जाओ। अब मैं उसी प्रोडक्शन हाउस के एक दूसरा प्रोजेक्ट कर रहा था जिसमें मेरा तकरीबन 3 दिन का काम था। तो मैंने तो कहते इसको भी लिया, अपने दोस्त को भी लिया साथ में। मैं उस वजह मैं कहा अब तो 3 सीन वाले हो गए, अपने 3 दिन वाला काम हो गया, एक सीन थोड़ी करूँगा मैं, चलो चलते हैं देखते हैं क्या सीन। आई लाइक इट, एक सीन से 3 सीन वाला हो गया मैं। तो मैंने कहा अब क्या, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। मैंने कहा चलो जाके देख ही लेते हैं और क्या। मैं वैसे भी उस दिन मैंने फील किया था कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर मुझे फील हो रहा था। वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, वो सब लोग वही वो करने वाले के जिनके एक सीन के लिए बुलाया हुआ था। न्यूज़ रिपोर्टर का सिनेरियो दिखाना था, तो डिफरेंट चाहिए था।
तो मैं बैठा हुआ था, मैं बिल्कुल वो वाली बॉडी लैंग्वेज थी मेरी, हाँ देख लें कोई ऐसा मसला नहीं है। उन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट है यार, ये याद कर ले। मैंने कहा अच्छा ठीक है लाएँ। मैं स्क्रिप्ट देखा 2-3-4 दफ़ा पढ़ा, मैंने कहा हाँ ठीक है याद हो गया। अपनी बातें कर दूसरों की सुन रहे हैं, और बॉडी लैंग्वेज वही है कि मैं तो ये लोग ये देखो कितने परेशान बैठे हुए हैं, मैं अब तो 3-4 सीन्स अब ईजी है। वो आए, उन्होंने डायरेक्टर साहब आए, उन्होंने आके कहा कि बताएं जी कौन कौन आए हुए हैं। उन्होंने कहा ये है ये है ये है ये। उन्होंने कहा आप पढ़ें। उन्होंने कहा ठीक है आप, उनका मुझे कहा, दूसरे लड़के का आप पढ़ें, मुझे कहा आप पढ़ें। मैं पढ़ रहा था, हाँ तो दिस रिजेक्ट। मैं मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ क्या मेरे साथ एकदम से अचानक। सर क्या कि रिजेक्ट किया कि हाँ आप आ जाएं बस ठीक है ये करके चले। मुझे 2 मिनट के लिए समझ ही नहीं आया ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे रिजेक्ट करके चले गए। मैं थिएटर का एक्टर हूँ, मैं अच्छा एक्टर हूँ, सब लोग मेरी तारीफ करते हैं, वो अच्छा काम करने वाला लड़का है ये, वो इसकी एक्टिंग भी अच्छी है, काम भी आता है इसे, मुझे रिजेक्ट करके कैसे चले गए वो एकदम से। मतलब वो जो मुझे फील हुआ कि मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था ना, जो वो फिर मैं बिल्कुल ज़ीरो हुआ नीचे। मुझे लगा कि हाँ ये मुझे ज़रूरी था नीचे लाने के लिए, वापस लाने के लिए। फिर मैं गया उनके पास, मैं डायरेक्टर साहब सर मुझे बताएं तो सर आपने रिजेक्ट क्यों किया। कहते नहीं आपका मज़ा नहीं आ रहा कुछ। मैंने बताया सर मैं सियाचिन कर चुका हूँ, थिएटर का एक्टर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ये भी कहते हैं हाँ मैंने वहाँ सियाचिन देखा ठीक ठीक। हाँ तो जो मैं चाह रहा हूँ ना वो नहीं कर पाएंगे, तो आप मुझे बताएं तो सही कि आप चाह क्या रहे हैं कि मैं कैसे करूँ। उन्होंने मुझे फिर बताया कि हमें रिपोर्टर चाहिए थोड़ा सा सनसनी खेज फैलाने वाला। मैंने कहा तो मुझे, मैं वो समझ रहा था कि वो नहीं जो लाइव रिपोर्टिंग करे, मैं उस तरह से कर रहा था। उन्हें चाहिए था कि न्यूज़ कास्टर टाइप चाहिए था थोड़ा सा। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है करो। उनके सामने फिर मैंने उस तरह से किया, उन्होंने कहा ठीक है आई लाइक इट, ये सही है, अब जो है आपने सही किया। तो उस दिन भी मुझे एक धचका लगा, नहीं भाई नहीं ज़मीन पर रहो मत, हाँ तो आप बेशक 3 सीन कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको किसी भी टाइम आप ज़ीरो हो सकते हो। तो फिर उसके बाद मैं बहुत इस तरह से, मुझे कभी जब भी कोई लोग कहते थे ना, मुझे मिलते थे अक्सर लोग, आपने काम किया है, आप क्या करते हो। मैंने कहा बस यही छोटे मोटे कैरेक्टर्स इसी तरह के कर रहा हूँ। मैंने कभी भी किसी को बताया इतने ड्रामे कर चुका हूँ मैं, ये हो चुका है, इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया। हमेशा मैंने फिर वो उस दिन के बाद से मैंने कभी नहीं आने दिया अपने अंदर ये फीलिंग भी नहीं आने दी कि मैं इनको बताऊँ यार आपसे ज़्यादा काम कर चुका हूँ मैं, बस कर दो, आप मुझे नहीं सिखाओ। मैं बिल्कुल वही वाला कि हाँ नहीं यार वो छोटे मोटे कैरेक्टर्स इसी तरह के कर लेता हूँ। वो ये करके जो है मैंने आहिस्ता आहिस्ता सीखा अपनी ज़िंदगी में। लोगों ने कब पहचानना शुरू किया, और कोई किस्सा है, फैन रिएक्शन कोई? हाँ जिसपे आपको भी मजा कि यार अब तो लोग भी पहचानते हैं मुझे। हम गए थे लकी वन मॉल में गए थे, ये पता नहीं मेरा कौन सा ड्रामा तब चल रहा था, उसमें मेरा मतलब इनकी कोई ऐसा कैरेक्टर था जो लोगों को रजिस्टर कर लिया लोगों ने। तो हमारे सारे दोस्त जो हम इस्लामाबाद की जो लॉट आई हुई थी जिसमें शफ़की भाई थे, ताहा और इनकी फैमिली थी, निदा भी थी हमारे साथ, हम सब लोग वहाँ पे थे, लकी वन में घूम रहे थे, देख रहे थे आगे पीछे। तो एकदम से एक खातून आती हैं आगे, कहती हैं कि मेरी बेटी ने आपके साथ तस्वीर लेनी है, वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। मैंने एकदम से पीछे ऐसे करके देखा, मैंने कहा आप मुझसे बात कर रहे हैं? मुझसे कहते हैं हाँ आपके साथ ही, वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। मैंने कहा अच्छा आपने चलें ठीक है बुलाएं उनको प्लीज़। आई उन्होंने तस्वीर ली, आंटी ने भी तस्वीर ली, और तस्वीर लेकर चले गए। तो फिर अब वो जो सब लोग थे वो मुझे मेरे साथ जितने भी, अरे उमर वाह भाई क्या बात, हाँ बिल्कुल वही वाले। उन्होंने कहा देखो भाई देखो स्टार हमारे साथ अब, और मैं भी अंदर से वो फैन जब आपको मिलते हैं तो आपकी एक खुशी तो होती है, मैं भी अंदर से खुश। मैंने कहा यार मुझे ये नहीं समझ आ रही उन्होंने मेरा काम कौन सा देखा है ऐसा, जो कि मतलब मैंने इतना कोई ऐसा काम किया भी नहीं इतना बड़ा, लेकिन फिर भी वो मेरा जो एक फ़ैन मोमेंट था ना, वो मेरे लिए अभी तक आज तक याद है मुझे। ये जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स आप करते हैं, रोल भी इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन ऑफकोर्स उसमें कोई ना कोई मटीरियल होता है, जितने मैंने आपके देखे। ट्रीटमेंट कैसी होती है सेट पे? कभी फील होता है, कभी इरिटेशन हो जाती है, गुस्सा आता है, या देयर इज़ नथिंग टू कंप्लेन अबाउट? रियलिटी क्या है? सॉरी टू कट, बिकॉज जब मैं आपके क्वेश्चंस लिख भी रही थी तो मैंने ये बात सोची कि आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक उस एक्टर से बात करने की, उस इंसान से बात करने की जिसने स्ट्रगल और उसने जर्नी में वो जो कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप पे भी शायद मिनी स्टेप था, वो लेके वो यहाँ पहुँचे और अभी तक वो वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं, आई एम श्योर। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव और हमें एक एक कहानी मिलेगी फॉर और बहुत से लोग जो आप जैसे हैं, क्योंकि हर कोई तो कुछ स्टार्स की तरफ इवेंचुअली विद इन 2 years टॉप ड्रामा नहीं कर पाता, देयर 4-5 नेम्स जिनको ये मिलती अपॉर्चुनिटी या ऐसा होता है। तो क्या है ये, कैसा होता है? एक और मैं आपको बात बताऊं, एक दफ़ा मैं एक सेट पे गया था, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप मुझे बेसिकली वो इसी तरह कॉल करते थे, कल फ्री हो, रात में कॉल आती थी, हाँ उमर कल फ्री हो, हाँ ये एक सीन है,
टॉकी है, ठीक है, और पहुंच जाना, ये ऑफिस का सीन होगा, ऑफिस कपड़े लेके, और अभी एडी को कॉल कर रही हूँ, वो आपको कांटेक्ट कर लेगा और एडी बताता है ये करके आ जाना, ठीक है। अब मैं चला गया उस सेट पर, सुबह उन्होंने तकरीबन 9 बजे बुला लिया मुझे, तो वो उस ड्रामे के लिए मैं गया, वहाँ पे ऑफिस में शूट थी, सुबह 9 बजे पहुँच के बैठे आपका पहले वो फिर आई हिबा बुखारी आई। हिबा बुखारी जो हैं वो कह रही थी उनका सीन, कहते पहले ये वाले सीन कर ले, हिबा के सीन कर लें, हिबा रेडी हैं, तो बाकी फिर किसी और का वेट कर रहे थे, किसी और एक्टर का, वो नहीं पहुंच पाए थे, तो फिर करते वो डायरेक्टर ने ऐन वक्त पर सीन ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं करते। तो फिर मैं सुबह से बैठा हुआ, मैं वेट कर रहा, मैं उनसे पूछ रहा मुझे बता दें क्या सीन है, मैं सीन कर रहे हाँ अभी बता रहे मुझे, आप शर्ट दे, कपड़े दे दे कपड़े। पहले किसी और जगह पे शूट कर रहे थे, वहाँ पहुँचा मैं, फिर वो लेकर दूसरे ऑफिस में गए, वहाँ उस ऑफिस में सेटिंग नहीं बनी जहाँ पे वो पहले शूट कर रहे थे, तो मेरा बैग उधर ही रह गया उस ऑफिस में। कहते कपड़े दे दो, मैंने कहा कपड़े क्या दूँ, मेरा बैग उधर रह गया था, चलो बैग मंगवाते हैं। आपका बैग मंगवाया, बैग आया, फिर मैंने कहा कपड़े, फिर मैं वेट करूँगा, कपड़े लेने नहीं आए, कपड़े ले लें प्लीज़, कपड़े ले लें मुझसे। हाँ लेते रुक जा। तकरीबन सुबह 9 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक उन्होंने कहा खाना खाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं सीन के बाद ही खाना खाऊंगा, तो मैं सीन कर लूँ एक दफ़ा, तो फिर उसके बाद खाना खाऊंगा। चलो ठीक है, आपका ये डब्बा रखा हुआ बिरयानी का, आप खा लें। मैं सही। अब मैं बैठा वेट कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ यार मेरा सीन कर लें कल। फिर थोड़ी देर बाद वो एडी आ गया था, हाँ यार वो सॉरी तुम्हें बताना भूल गए, वो तुम्हारा सीन नहीं कर रहे, वो डायरेक्टर ने सीन चेंज कर दिया, तो अब हमें नहीं चाहिए आप, तो आप चले जाओ। उस दिन फिर मैं इतना वो हो गया था कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मतलब करवा तो लेते, मैं कितना प्रिपेयर्ड था, मैं अच्छा कर लेता, होता तो सही, मुझे करवाते तो सही यार, मुझे ऐसे उन्होंने छोड़ दिया, जाने दिया। लेकिन फिर मैंने मैं घर आ गया, मैंने कहा कि यार वो पूरा दिन मैंने आपको दिया, कहते नहीं आपका अगर सीन रिकॉर्ड नहीं हुआ तो आपको पेमेंट भी नहीं मिलेगी इसकी। अब हम वो दिन थे कि जिसमें मतलब 1500 3 हज़ार मिलते थे, 2000 मिलते थे, तो वो मैंने कहा यार ये कम से कम आ तो रहे हैं साइकिल चलाने के लिए, अपनी चीज़ें करने के लिए। तो उन्होंने कहा पैसे भी नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ओहो, ना ही सीन हुआ ना ही पैसे मिलेंगे। मैं फिर बहुत सैड हो गया, लेकिन आया, उन्हें मैंने बताया यार इस तरह, कहते कोई नहीं, आगे वाले में आएगा, ठीक है सही है। तो फिर इसी तरह जब मैं सेट्स पे जाता था ना, तो मैं जब सेट पर जाता हूँ तो मैं कभी भी ये नहीं कहता यार कि प्लीज़ सीन करवा ले मेरा, मैं बस नहीं कहता यार करवा लीजिएगा, क्योंकि मैंने फेस किया ना ये कि आप आए हो, आगे बैठे हो और आपका सीन नहीं भी हो रहा। तो वो ये सारी चीज़ें देख के ना, अब जब मेरा सीन होता है ना तो मैं खुशी होती है मुझे। आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस लो कर, हाँ मैंने मैं पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लिया। मैं जाता हूँ तो मैं बिल्कुल ऐसे ही बैठता हूँ कि मैं अगर पूरा दिन मैं ऐसे बिल्कुल किसी भी जगह जाके ऐसे बैठता है, प्रॉप रखा हुआ वहाँ पे, मैं नहीं कुछ कहता, बैठा रहता हूँ, देखता रहता हूँ लोगों, जो स्टार्स होते हैं मेरे सामने उनको देखता रहता हूँ कि यार ये देखो कभी एक टाइम आएगा जब मैं भी इसी तरह यहाँ पर होऊंगा, इनकी जगह मेरे सीन पे सीन। वो अक्सर औकात होता है ना, वो आगे कहते हैं यार कितने सीन्स करवाओगे यार, फिर चेंज करो, इसी में कर लो। तो मैं देखता था यार ये देखो इतने लकी हैं, इनके इतने सीन्स हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे क्यों सीन्स करवा रहे हैं, कम कर दें, घर भेज दें, ये करते। लेकिन वो चीज़ जो थी ना वो आती थी, फिर मैं कहता था नहीं उमर इंशाल्लाह। मैं बहुत उस टाइम पे मैं दुआ करता था, अल्लाह मियां प्लीज़ मुझे भी दे दें ये सब, ये दे दें मुझे भी चाहिए, मुझे भी ये मतलब इनके बार सीन्स करने हैं, मुझे ढेर सारे सीन्स करने हैं एक दिन में, मुझे एक्टिंग का शौक़ है, मुझे करना है, मुझे करवाएं। तो मैं दुआएं करता था, तो फिर वो अल्लाह मियां ने आहिस्ता मेरी दुआएं सुनी, मेरे माँ बाप की दुआएं जो हैं वो मेरे काम आई। अम्मी लोग जो थे वो बहुत खुश होते थे जब मेरा किसी ड्रामे में एक सीन पूछते थे, हाँ क्या किया क्या चल रहा है। मैंने बताता था कि इस ड्रामे में एक सीन करके आए, वहाँ किस एपिसोड में आओगे। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता। अब इसी चक्कर में वो सारा ड्रामा देखते थे वो लोग भी बताते थे हाँ तुम आज वाली एपिसोड में आए थे। फिर मैं भी जाके यूट्यूब पे देखता था, अरे हाँ कैसा किया सीन, ठीक है ये इस तरह होना चाहिए था, इस तरह करके। तो फिर ये मतलब लंबा सफ़र एक चला है आहिस्ता आहिस्ता। इस पॉइंट पे चैलेंज क्या है आपका? क्या फील करते हैं आप? डू यू फील कि अब जहाँ पहुँचे यही होना चाहिए था, या लगता है कि यार कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर मिल सकती थी बट इंडस्ट्री ऐसी है कि कनेक्शन नहीं है, जान पहचान नहीं है, और कुछ और फैक्टर्स भी प्ले करते हैं, नेपोटिज्म या ग्रुपिंग जो हम सुनते हैं, फ्रेंडशिप्स जो शायद आप पे अप्लाई नहीं होती हैं, तो आप और आप जैसे लोग सफ़र करते हैं उससे। आपको क्या लगता है? मुझे जहाँ तक लगता है ना, ये नेपोटिज्म की जो बात होती है वो मैं ये समझता हूँ कि लोग जब आप अपनी जेब से कुछ 10 रुपये की चीज़ ख़रीदते हैं ना, तो आप अपने एतबार वाले बंदे से जाके ख़रीदते हैं कि अगर कुछ चीज़ ख़राब होगी तो हम उसे जाके कह तो देना यार ये देखो क्या चीज़ दी है तुमने। तो इसी तरह से जो लोग फिर वो बनाते हैं, बड़ी प्रोडक्शंस करते हैं जिनके करोड़ों रुपये लगते हैं, उन लोगों को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिन पर वो एतबार कर सकें।
आपको नहीं पता, मैं एक न्यू कमर हूँ, मैं आया हूँ, मैं वो चीज़ दे ही ना सकूँ। मैं अगर चीज़ दे भी दूँ, मैं वो सब दे दूँ, ख़रीदने वाले वो ख़रीदे ही ना। तो वो इसी वजह से ये लोग जो है बहुत ये बात मुझे, हाँ ये बात मुझे बहुत शुरू में ही समझ आ गई थी कि ये चीज़ रिस्क पे जो है ना ये लोग नहीं खेलते यहाँ पर इंडस्ट्री में, रिस्क पर नहीं खेला जाता। It's not just nepotism, you talking about everything। वो सोशल मीडिया प्रेजेंस भी हो सकती है, किसी की पॉपुलैरिटी भी हो सकती है, फ्रेंडशिप्स भी हो सकती हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि नेपोटिज्म तो एक बहुत छोटा सा पोर्शन है हमारी इंडस्ट्री का। ये तो नेपोटिज्म तो हर इंडस्ट्री में है ये, मतलब यानी कि आप सिर्फ मीडिया में नहीं कहें, आप ऐसा ही होता है कि आप किसी बड़ी पोस्ट पर हैं, आपको पता चला कि आपका कज़न ऐसे फारिग है, आपका कज़न जो है वो जॉब ढूंढ रहा है, तो आप कोशिश करते हैं कि उसको अपने ऑफिस में लगा दें, आप ऑफिस में कहीं एडजस्ट कर दें। हाँ ये है कि अगर वो काम नहीं करने वाला, वो काम नहीं कर पाता, वो वाला काम आपने उसको पोस्ट दे तो दिए वो, लेकिन वो काम उससे होगा नहीं, तो ये फिर ज़्यादती है। और वो फिर बहुत जल्दी फैसला आ भी जाता है आवाम की तरफ से कि भाई ये तो फारिग है, इससे नहीं हो पाता, तो वो फिर आते हैं, आके इसी तरह हवा की तरह निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कहाँ गए वो लोग। सो आर यू हैप्पी where you are right now? I am, alhamdulillah, I'm very happy. I'm really happy to hear that। मुझे आपका एटीट्यूड बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज आई थिंक ये बहुत से आप जैसे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो डाउन होते होंगे, उनके लिए एक इंस्पायरिंग मोमेंट होगा और उनके लिए गाइडेंस होगा कि करते रहो कोशिश, एक सीन से 3 सीन से 5 सीन से 2 एपिसोड एंड होता होगा। अक्सर अभी रिसेंटली मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, तमाशा से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले ही बात हो रही थी एक दोस्त से। वो कहता था यार क्या करे, नहीं समझ आ रहा कि काम नहीं मिलता इतनी आसानी से यहाँ पे। मैं उसे कहता था यार कि तू देख, तू ये सोच ही नहीं कि तुझे काम नहीं मिल रहा, तू ये नहीं सोच कि तुझे काम नहीं मिल रहा, ये एक नेगेटिव थॉट है जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है। मुझे भी बहुत ख्याल आता था, लेकिन मैं ये नहीं कि सोचता था कि मुझे काम नहीं मिला, मुझे काम नहीं, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती थी वो ये होता था कि चलो मैं इन लोगों के साथ तो हूँ ना, मैं इन लोगों के करीब तो हूँ ना, मैं मतलब इतना हूँ कि मैं हुमायूं सईद को सामने बैठा देख रहा हूँ, हुमायूं सईद को सामने चलता देख रहा हूँ मैं, मतलब यानी कि फैसल भाई जो है मेरे सामने, मैं फैसल भाई के साथ बात कर रहा हूँ, सलाम ले रहा हूँ उनसे, मैं मतलब इनके कुछ बेहतर हो रही हैं चीज़ें कुछ। तो यही छोटे छोटे मोटिवेटर्स आपने जो हैं उस टाइम पर निकालने होते हैं, पकड़ने होते हैं, जो आपको आपकी उस जर्नी में आपकी हेल्प करते हैं और आपको आगे लेके जाते हैं। तो मेरे लिए ये इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें थी। किसी की शादी पे चले गए, किसी को लाइव देख लिया, किसी से मिल लिया, किसी ने कह दिया यार अच्छा काम किया आपने, यार वेरी गुड, ये चीज़ें मुझे करती थी सब। फिर जो अपने जानने वाले होते वो कहते थे इंशाल्लाह एक दिन आएगा तू बनेगा, दुआएं जो लोग देते थे कि तुझे अल्लाह कामयाब करे। तो ये चीज़ें सारी मैंने जो हैं वो नेगेटिव ख्याल मैंने आने दिया, लेकिन मैंने अपने सर पर सवार नहीं होने दिया, क्योंकि जब आप नेगेटिव के बारे में सोचते हो ना तो आप कहीं ना कहीं वो अपने माइंड में उसको ज़्यादा जगह दे देते हो। नेगेटिव चीज़ जो है वो ज़्यादा आपको इफेक्ट करती है। और सेल्फ पिटी आसान होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ अपने आप को मोटिवेट करना और अपने आप को पॉजिटिव रखना ज़्यादा मुश्किल होता है। सेल्फ पिटी में तो गिरना बहुत आसान है। बिल्कुल ऐसी बात है। आप जो है तो ये बताएं कि इससे पहले तन्हा सफ़र ख़त्म हो गया था, तकरीबन 1.25 साल हो गया मुझे। तो कहानी सुनाएं, कैसे मुलाकात हुई, कुछ शेयर कर सकते हैं क्या? अभी ऑफिशियल है या नहीं है? नहीं अभी ऑफिशियल तो ऐसा मतलब यानी कि कुछ भी हुआ नहीं है। मुलाकात कैसे हुई आपकी? म्यूचुअल फ्रेंड्स जो है, मतलब मोस्टली यहाँ पे ऐसे ही होता है, आप म्यूचुअल फैन थी वो आपकी? नहीं फैन नहीं थी, बिल्कुल फैन नहीं, बिल्कुल मेरा काम नहीं देखा हुआ था कुछ, मतलब वो एक कुछ वो लिफ्ट ही नहीं कराई को। मेरा जो तरीका था बात करने का या मेरी कुछ मोटिवेशन जो थी, मेरी बातें वो उसको लगी अच्छी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कुछ हम भी हैंडसम थे कुछ मामले की नज़ाकत भी थी, कुछ वो भी काफ़ी अर्से से सिंगल थी तो ये सब चीज़ें बन के जो है मेरे लिए फ़ायदेमंद हुई। तो फिर मैंने मतलब हमारी बातचीत चलती रही, बातें होती रही, फिर मुझे भी समझ आ गई उसकी, उसको भी समझ आ गई मेरी। तो फिर मैंने उसे कह दिया कि यार क्या सीन है आपका? मैंने कहा आप बताओ क्या सीन है? मैंने कहा चलो फिर आपका अगर कोई सीन है तो फिर क्या कर सकते हैं। तो अभी रिश्ता करते करते मैंने उसे कह दिया कि यार आई लाइक यू और ये सीन है, मैं देख रहा हूँ। तो कोई वो एक बड़ा सा ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर था या नहीं? वो तो ये कहती रहेगी बेचारी के कुछ भी नहीं करते, अब कुछ भी नहीं करते। तो आपने कुछ नहीं किया? यू नॉट रोमांटिक? नहीं आया है, मैं उससे कुछ किया है, मैं उससे यकीन दिलाता हूँ, लेकिन वो कहती है कि फायदा क्या, जब मैंने कह दिया तो मैंने कहा मैं करने वाला। ये क्या कि यकीन दिलाता हूँ 2 डायलॉग बोल के, वो तो आप वैसे ही एक्टर है, पता नहीं किस ड्रामे का कौन सा सीन बोल देते होंगे डायलॉग। मतलब ये बताएं कोई प्रैक्टिकल एक्शन दिया, कोई फ्लावर्स से कमरा भर दिया, कोई सरप्राइज हुआ, कोई कपकेक में रिंग गई, कुछ ऐसा हुआ? मैं आपको बताता हूँ ये सब करने के लिए ना, ये मैं अब रियलिटी वाली बात नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना, रोमांटिक स्टोरी चाहिए यहाँ पे। अब वो वाली बात, तब तो मेरे पास मतलब ये नहीं कि उसने मुझे सपोर्ट बहुत किया है, मेरे पास
नहीं होते थे, मेरे हालात इस तरह की मुझे इजाज़त नहीं देते थे कि मैं इतना कुछ कर सकूं उसके लिए। हाँ, लेकिन जहाँ जहाँ इजाज़त देते थे मैंने उसके लिए किया। मैं करता क्या था, मेरे पास गाड़ी थी, मैं दोस्तों की गाड़ी लेके जाया करता था उससे मिलने के लिए। उसको उन्हीं दोस्तों की गाड़ियों पे मैं घुमाया करता था। That's cute. हाँ, मतलब यानी कि ये मेरे लिए रोमांटिक बात होती थी कि मैं मैं अपनी दोस्तों की गाड़ियाँ लेता था और फिर मैं उनके ही गाड़ियों पे जाया करता था, क्योंकि अपनी गाड़ी तो थी नहीं। और फिर कभी कभार होता था कि कोई चेक वेक आ गया तो फिर चलें जी, आपको लेना। हाँ, आपको मतलब खाना वाना खिला दिया, उनको फूल लेके दे दिए, इस तरह की चीज़ें जो मतलब जो मेरी हस्बे तौफीक होती थी वो मैं फिर करता था। आई थिंक दैट्स अ लॉट एंड आई एम श्योर शी अप्रिशिएट्स इट एंड इट्स सो नाइस कि आप ये कहानी शेयर कर रहे हैं एंड वी विश यू बोथ बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपको खैर आफियत से एक दूसरे की किस्मत में लेकर आए और अच्छा बनाए एक दूसरे के लिए, बेहतरी के लिए। मुझे ये बताएं, काफ़ी अरसे हो, मतलब थोड़ा लेटर ऑन आप ज़िंदगी में शादी की तरफ जा रहे हैं, राइट? औरतें जब एक ख़ास उम्र तक शादी नहीं करती हैं तो उनको बहुत प्रेशर फील होता है, बातें सुननी पड़ती हैं, यू नो। तो मर्दों के साथ क्या होता है, उन्हें सुनने पड़ते हैं ताने? क्या आप लोगों को भी वही प्रेशर फील होता है और नोबडी केयर्स? मर्दों का बेसिकली हमारी सोसाइटी में जो ये है कि एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि मर्द चाहते हैं, मतलब मेरा अपना यही था पहले और तकरीबन 1 महीना पहले भी यही ख्याल था और अभी भी यही है कि सब कहते हैं कि सेटल हो जाएं, थोड़े से हालात बेहतर हो जाएं, थोड़ा सा आपके पास तकरीबन 1-1.5 साल का आपके पास इनफ्लो होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अब जिस तरह का मेरी जॉब है, मेरे तो वो सब लोग ये कहते हैं हवाई रोज़ी है आपकी, सब लोग हमें हमेशा ये कहते हैं आपकी हवाई रोज़ी, काम है तो है, नहीं है तो नहीं है, नहीं पता चलता आपको ऐसा। मेरे ख्याल से आप इतना नहीं करें कि मुझे घर चाहिए अपना, मुझे गाड़ी चाहिए अपनी, ये जहाँ आपको पता चल गया ना आप अगला 1 साल आसानी से गुजार सकते हैं, आपका 1 साल जो है आसानी से विदाउट एनी इश्यूज़ जो है वो अपना और उसका खर्चा दोनों का निकाल लेंगे आप, तो मेरे ख्याल से आपको कर लेना चाहिए। और कोई ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी माया नाज शादी करने की, कुछ भी इतने खर्चे करने की, बिल्कुल नॉर्मल सी, मैं तो उसको भी कहता हूँ कि मैं एक नॉर्मल सी शादी करूँगा जिसपे यानी कि एक वो मेहंदी का फंक्शन होगा और निकाह होगा और एक वही मिक्सअप करके एक ही बड़ा फंक्शन रिसेप्शन सा कर लेंगे हम, उसमें कहते नहीं मेरी बड़ी ख्वाहिश है और इस तरह करके मैंने कहा अच्छा कर लेंगे। मैं ये पूछूं कि ताने सुनने को मिलते थे या क्वेश्चंस होते थे, या अभी तक तुमने शादी नहीं की और क्या कर रहे हो, ये आसपास से सुनाई देती है? मर्दों को नहीं सुनाई देती? मैं ये जानना चाहती हूं। नहीं, हमें ताने नहीं सुनाई देते, हमें बेसिकली मर्दों को जो बात सुनने को आती है ना, शादी कब कर रहे हो, वो ये नहीं होता कि यार तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई। लड़कियों को उसके बनिस्बत ये होता है, देखो यार तुम्हारी बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई, क्या कर रही हो तुमने अभी तक शादी नहीं की। अच्छा, मतलब वो टॉन्ट नहीं होता, जजमेंट नहीं होती है, ये वो तो नहीं फील करना दोस्तों वाला होता है। तो हम तो फिर मर्द इसी तरह कहते थे कर लेंगे शादी यार अभी थोड़ा सा 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद। तो वो हमसे जो नोयत होती है ना सवाल की, वो बहुत फ्रेंडली तरीके की होती है। लेकिन लड़कियों के लिए वो थोड़ी सी इस तरह से होती है कि यार थोड़ी सी उसमें फिक्र होती है, थोड़ी सी टेंशन होती है, जो कि लड़कियों को और लड़कियों के घर वालों को फील होती है चीज़, वो वाकई उन लोगों को हमेशा होती है कि अब क्योंकि हमारी सोसाइटी इस तरह की है उसमें। अच्छा, कभी कुछ लोगों का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जब शादी आप इतना लेट करते हैं तो आपको इतनी आदत हो जाती है अपने डिसीजंस खुद लेने की, एक ख़ास तरीके के लाइफस्टाइल को अकेले जीने की, फिर किसी और को उस वक्त जब आप ज़िंदगी में इंक्लूड करें तो आसान नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। आपको लगता है ये सही है या डू यू थिंक आप भी ऐसा कुछ फेस करेंगे या कर रहे हैं? क्योंकि जैसे एज गुजरती जाती है, टाइम गुजरता जाता है, तो आप मैच्योर भी होते जाते हैं, कॉन्फिडेंट भी होते जाते हैं, आपको ज़्यादा ट्रस्ट आना शुरू हो जाता है अपने डिसीजंस पे। फिर आप नहीं कहते कि फिर आपको बुरा भी लगता है दूसरा बंदा क्यों इंटरफेयर कर रहा है किसी चीज़ में। ऐसे बिल्कुल जो है जब आपकी पर्सनैलिटी एक बिल्ट हो जाती है ना, आपके एक टाइम गुजार लिया, आधी ज़िंदगी गुजार ली होती है बेसिकली, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी क्या चीज़ें हैं जिन पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए कि जब आप किसी और के साथ जा रहे हो या किसी और के साथ रह रहे हो तो यू नीड टू मेक सर्टन कॉम्प्रोमाइज़ेस। आपको कहीं किसी जगह पर आपको अपनी उस पर्सनैलिटी को थोड़ा सा आपको फेड अवे करना पड़ेगा। तो ये कॉन्शियस एफर्ट करनी बिल्कुल ये करनी पड़ती है, ये शुरू में करनी पड़ती है आपको। फिर उसके बाद तो आपको इतनी आदत हो जाती है, आपको पता चल जाता है ये कभी भी नहीं धोकर रखेगा, मुझे धोना पड़ेगा। आपको पता चल जाता है चीज़ों का कि इस तरह की होंगी चीज़ें, तो फिर आप उनके साथ यू आर फाइन विद इट। आप नहीं उन्हें बार बार फिर दूसरी दफा आप कहते भी नहीं हो कि यार आप धोकर रख दिया करो या कुछ इस तरह कर दिया करो। आपको पता है ये नहीं करेगा, ये इस तरह कर देगा, ये जूते यहीं उतार देगा, ऐसे कर देगा, जो या वो ढल जाते हैं या आप ढल जाते हो, कोई एक जो है किसी एक के सांचे में ढल जाता है, तो जो कि बहुत ज़रूरी है एक रिश्ते को चलाने के लिए। चलिए जी, अब आते हैं हम तमाशा पे। फाइनली
जिस पे आई एम श्योर आप लोगों को ये बातें भी सुननी थी जो अब तक हम कर रहे थे, तमाशा। सो जब ऑफ़र हुआ तो हाँ क्यों बोली? कंसर्न नहीं था कि यार पता नहीं कैसा शो होगा, पाकिस्तान में चले नहीं चले, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? मेरे लिए तो इतना बड़ा कंसर्न ही नहीं था, क्योंकि मुझे तो लोग इतना कुछ जानते ही नहीं थे। मतलब मुझे वही एक कह लें कि 2-3% लोग जो हैं वो जानते होंगे, उन जिनको जो कि एक तो मुझे करीबी जानते होंगे या दूसरे जिन्होंने थोड़ा हल्का फुल्का मेरा काम देख लिया होगा। तो मेरे लिए तो ये कंसर्न कभी भी नहीं था कि मैं जाऊंगा तो पता नहीं कैसा शो होगा, लेकिन मुझे ये यकीन था कि अगर वो ARY कर रहे हैं तो वो मतलब जान लगा देंगे, वो कोई हल्की चीज़ नहीं करेंगे कोई इस तरह की। और मुझे ये भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा और लोग इतना पसंद करेंगे इसको, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं सिर्फ गया था, सिर्फ और सिर्फ गया था पैसों के लिए। जो है वो लोग जो है वो पैसे, मुझे बाकी चीज़ों के निस्बत मुझे इसमें पैसे अच्छे मिल रहे थे, ज़्यादा मिल रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा ये मुझे। और दूसरा ये कि मेरे कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे थे। मैंने फिर उन्हें यही कहा कि मैं सिर्फ 2 वीक्स के लिए आऊँगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं रहूँगा अंदर, मैं 2 वीक्स के लिए आऊँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि यार ठीक है, वो तो फिर एलिमिनेशन में तुम ना परफॉर्म करोगे तो फिर ज़ाहिर है तुम्हें निकल ही जाएगा। तो मैं तो पहले ये कह रहा मुझे 1 वीक के लिए करता, मुझे जितने एक पैसे चाहिए थोड़े से वो दे देना मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं आप 2 वीक्स कम से कम, क्योंकि 2 वीक्स में एलिमिनेशन, 2 वीक से पहले एलिमिनेशन नहीं होंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है सही है। अब मैं गया अंदर तो आइडिया मेरा यही था कि मैंने 2 हफ्तों में निकल आना है। अब अंदर जाके मैं जब भी किसी को कहता था, पहली तो बात हमारी किसी प्रोडक्शन वाले से कोई वो था ही नहीं, अस्सलाम वालेकुम, कुछ किसी से कांटेक्ट ही नहीं था हमारा कि मैं किसी कहता भाई 2 वीक्स हो गए हैं मुझे निकालें, 2 वीक्स हो गए हैं मुझे जाना है, मेरी कमिटमेंट, हाँ मेरी कमिटमेंट्स हैं बाहर, मेरी कमिटमेंट्स हैं बाहर। लेकिन वो कहते हैं ना जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मुझे आइडिया भी नहीं था कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है। फिर अंदर आदि भी था, मेरे जो आदि के साथ जो बॉन्ड हो गया था वो मुझे इतना मज़े का लग रहा था, मुझे इतना मज़ा आ रहा था आदि के साथ वहाँ पे कि मैं। और फिर आपने आदि और मरीहा का ही नाम बोल दिया। हाँ वो भी ये क्या था? ये सवाल तो इतना हमसे पूछा गया कि ये ज़रूर पूछें। वो बेसिकली मेरी मिस्टेक थी, वो मेरी कह लें कि एब्सेंट ऑफ मेरा माइंड था, जिसमें क्योंकि बाहर जब हमसे बात हो रही थी, जो अदनान सर कह के गए थे कि आप बताएं आपके ख्याल में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है जिसको आप निकालना चाहेंगे। तो हम बाहर मजाक कर रहे थे, आदि कह रहा था मुझे जाना है जाना है जाना है जाना है, हम कह रहे थे हम हुमैरा को निकालेंगे और लाला या मायरा में से कोई एक बंदा जो है वो डिसाइड। आदि को तो मैंने नहीं जाने देना था, मैंने ये डिसाइड किया। फिर हम ऐसे बातें करते करते अपनी बातें की हमने, फिर उन्होंने अंदर बुला लिया, आप आए अंदर कन्फेशन रूम में। हम जब उस रूम में बैठे तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने भी ना थोड़ी सी मेरे साथ, उन्होंने तो नहीं की, उन्होंने अपने लिहाज से बिल्कुल सही सवाल किया कि आपके ख्याल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये लोग निकाल देंगे। बिल्कुल, तो आपको ये बात नहीं पता। मुझे ये उस टाइम पे मेरे दिमाग में बिल्कुल, उन्होंने कहा आपके ख्याल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। मैंने कहा मुझे मरीहा लगता है और आदि। उन्होंने कहा अच्छा आदि। मैंने कहा फिर उन्होंने ये भी कहा इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। मैंने कहा आदि। कहते क्यों, वो दोस्त है इस वजह से। मैंने उन्होंने कह दिया हाँ बिल्कुल इसी वजह से, आदि जो है मेरा दोस्त है। फिर उन्होंने कहा अच्छा तो आप ये चाह रहे हैं कि हम इन दोनों को घर से निकाल दें। मैंने कहा नहीं, इनको नहीं निकालें, इनको घर से बाहर नहीं निकालें। कहते नहीं आपने अभी नाम लिया। मैंने कहा अगर ये बात है तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ फिर उनके। कहते नहीं अब नहीं हो सकता, अब जो आपने नाम लिया है आपको उसी नाम पे स्टिक रहना पड़ेगा। तो फिर आप अगर वो देखें क्लिप जो उन्होंने दिखाया था, तो उसमें मैं पहले जो बड़ी श्योरिटी से कहता हूँ मुझे मरीहा लगता है और आदि। फिर जब वो दूसरी दफ़ा कहते हैं कि मतलब आपके ख्याल में किसको, तो आप ये कह रहे हो कि इन दोनों को घर से निकाल दें, तो उस पर मैं हंस रहा होता हूँ, क्योंकि मैं वो कर रहा था कि यार ये बहुत बड़ी गलती। उन्होंने एडिट किया बीच में से, सो देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल जो नहीं पता, वो कंटेंट उन्होंने जो निकालना था तो वो उन्होंने निकाला। तो मैंने कहा आदि और मरिया, मैं हंस भी रहा था उस बात पे कि आदि और मरिया। फिर उनकी अच्छी बात अगर मैं ये कहूँ कि उन लोगों ने अच्छा काम जो किया वो ये किया कि जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था ना वो उन्होंने लगा दिया उसी एपिसोड में। अगर वो ना लगाते तो फिर ये वाकई मेरे लिए एक जो है मसला हो जाता और सब लोग मुझे वही समझते। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी इसके बाद कि यार लोग क्या सोचेंगे कि उसने आदि का नाम ले थोड़ा बहुत अभी सोचे थे, बट ये अब आपने अब जो बोला है ना, मे बी दैट विल क्लैरिफाई। हाँ मैं जो हूँ, मैं उसमें भी मैंने यही कहा था कि मुझसे जो है मेरी नादानी मेरी थी बेसिकली। मुझे ही थोड़ा सा वो माइंडफुल रहकर उस बात को सोचना चाहिए था और नाम लेने चाहिए थे। लेकिन मैंने उस टाइम पे ये सोचा था कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो हैं, मुझे फिर कहीं कहीं ये भी लग रहा था कि मेरी नीयत नहीं थी ये कहने की, इनको निकालने की ना, तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि लोग समझ जाएंगे, दे विल अंडरस्टैंड कि ये शायद शो के लिए कर रहा है या इसी तरह कर रहा है, कि जो भी है लोग मेरा साथ देंगे। मुझे ये लग रहा था थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि मेरी नीयत ठीक थी। तो अल्टीमेटली यही हुआ कि लोगों ने जो है उसको भी डिफेंड किया कि उन्होंने ARY को कहना शुरू कर दिया लड़ाई नहीं करवाएं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में नहीं करवाएं, हम जानते हैं दोनों दोस्त हैं, आप करवा रहे हैं ये। तो शुक्र है अल्लाह का कि वो भी इज्जत बच गई मेरी। ये तो बाकी सारे शो में मुझे लगता है कि और मैंने कोई ऐसे कोई बेवकूफ़ी नहीं की, एक यही बड़ी बेवकूफ़ी थी। आपने काफ़ी जो आप
जिस तरह रहे, कुछ ज़्यादा कन्फ्रंटेशंस आपकी नहीं हमने देखी, यू नो, जितना एज कम्पेयर टू अदर, तो क्या आप थोड़ा सेफ प्ले कर रहे थे नहीं, या कन्फ्रंटेशन आपकी नेचर ही ऐसी है? मैं जब मेरा जो है बहुत ज़्यादा मुझसे जब होती है किसी की तो मैं बात करता हूँ, मैं कन्फ्रंट जैसे मायरा के साथ हुई थी मेरी, हुमैरा के साथ मतलब इतने इश्यूज हमें नहीं नजर आए जितने बाकियों के साथ नजर आ हाँ, रहे थे। मैं इजी गोइंग आदमी था, मतलब, और दूसरा आदि की वजह से जो है मेरा उन लोगों से इतना कंसर्न था भी नहीं। वो हाँ, बात आप और आदि कोने में लगे हाँ, रहते थे। वो बात शुरू में तो मैं कहती थी यार ये इन दोनों ने अच्छा लगा, ये दे आर नॉट कंसर्न्ड विद एनीबॉडी, उन्होंने अपनी दुनिया बनाई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा शुरू में मैंने बीच में जब मतलब फिर बाद में ये भी लोग कहते थे कि आप चलो खुद नहीं करते थे, आप उनको तो समझा सकते थे, उनको तो चुप करा सकते थे, तो वो लोग नहीं चुप करते थे, वो नहीं सुनते थे हमारी बात। हम मतलब यानी कि जाहिर सी बात है, उनको पता है आप दोनों के दो मसले चल रहे हैं, आप दोनों की बात चल रही है, तो आप किसी दूसरे की सुनेंगे नहीं। आप उस शो में बेसिकली हर बंदा यही कर रहा था कि मैं ज़्यादा ऊंचा बोल सकता हूँ, मुझे ज़्यादा बातें आती हैं, मैं तुम्हें चुप करवा दूंगा। यही चीज़ जो चल रही थी उन लोगों की सबकी, तो वही एन वक्त आखिर में आके आपने देखा होगा कि जैसे कुछ कंटेस्टेंट हमारे जो थे वो सिर्फ शोर मचा रहे थे, वो मतलब यानी कि कुछ उनका कोई कंटेंट या कुछ इस तरह का चीज़ नहीं था कि जिसमें कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हों, कोई लॉजिक्स नहीं होती थी, वो बस शोर 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 शोर, बात से बात। तो वो लोगों ने जो कि अप्रिशिएट नहीं भी किया था। इसी तरह की मेरी जो 2-4 कन्फ्रंटेशन हुई थी, एक तो ये मैं करना चाहता नहीं था कन्फ्रंटेशन किसी के साथ, मतलब अगर कोई करता भी था तो मैं बिल्कुल चुप करके मैं हाँ ठीक है यार सही है, कोई नहीं, आप टेंशन नहीं लो। तो वो इसी वजह से मेरे ज़्यादा कन्फ्रंटेशन भी नहीं हुए किसी के साथ मैंने झगड़ा किया भी नहीं। जहाँ पे मुझे लगा वहाँ पे मैंने 1-2 जगह, वो मायरा के साथ जो मेरी हुई थी वहाँ पे मुझे हुआ, तो मैंने वहाँ पे फिर मैं चुप नहीं किया। तो मरिया के साथ कैसे आपकी दोस्ती हुई? व्हाट क्लिक बिटवीन द टू ऑफ यू? क्या आपको स्पेशल नज़र आया और या क्या स्पेशल बॉन्ड बना आप दोनों का? मरिया जो थी शुरू में मुझे लगता था कि वो वाकई गेम प्ले कर रही है। अच्छा, और सॉरी मैं कट रही हूँ, पहले की जो मैंने कुछ एपिसोड देखी ना, तो वो आके तंग करती थी, आपको टीज करती थी वो आपको ना, वो पता है, तो मेकअप भी लगाया हुआ इसने, और वो तो मैं मुझे फिर जो डेवलपमेंट हुई उसके बाद सारी, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग यू नो एक प्रोसेस लगा आप लोगों का। वो शुरू में वही हम एज अ कंपेटिटर ही थे, मतलब शुरू में हमारी कोई दोस्ती इतनी अच्छी नहीं थी, बस ये था कि मतलब कि मुझे उसकी बात करने का तरीका और उसकी वो जो मैं वो कहता था कि वो स्ट्रॉन्ग हेडेड है, बड़े अच्छे तरीके से गेम खेल लिया, टास्क अच्छे खेलती थी, तो मैं यही बात करता था उसके लिए, मुझे बात वो पसंद थी उसकी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब, लेकिन वो ये भी था कि भाई मुझसे आप अगर करोगी तो फिर मैं भी आपको अपना दिखाऊंगा। तो जहाँ पे हमारे ये जो मेरा आई फील लाइक अ किंग और आज पूरा दिन जो मेरा ये निकला था, मरीहा के साथ ही मेरी बहस चल रही थी, तो उसी में ही एकदम से मुझे ख्याल आया और ये वो निकल आई, ये बात सारी जो है ये गाना बन गया। तो उस टाइम पे मरीहा मुझे लग रहा था कि वो भी गेम प्ले कर रही है, मैं भी गेम प्ले ही कर रहा था। लेकिन फिर जब वो उसको मैंने टास्क से निकाला था पहली दफ़ा, तो वो रोना शुरू हो गई थी कि वो तुमने क्यों निकाला मुझे क्यों निकाला, मैं तुम्हारी दोस्त थी। तो तब मुझे जाकर ख्याल हुआ कि यार ये वाकई ही जो है ये बंदी आपके दिल पे लगी, मतलब वो मेरी वजह से रो रही है, तो वो वाकई कुछ मैंने गलत किया होगा, और वो वाकई उसकी फीलिंग जो वो कहती थी कि तुम मेरे यहाँ पे सिर्फ एक मेरी आमना दोस्त है और दूसरी मुझे तुम पर एतबार है और किसी पर एतबार नहीं है, सब लोग जो है ऐसे ही करेंगे। मैं नहीं मानता था बात, मैंने कहा ये वैसे ही मुझे कह रही है कि शायद मैं ज़रा अच्छा खेलने वाला हूँ या मैं अच्छा जा रहा हूँ, किसी के साथ बर्थडे नहीं कर रहा, तो यहाँ मेरी सपोर्ट हासिल करने के लिए ये मुझे इस तरह के कर रही थी। लेकिन फिर जब वो रोई, जब मैंने उसको निकाला गेम से, तो फिर उसको मैंने मनाया भी, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं ये वाकई बंदी जो है थोड़ी सी, फिर भी मुझे थोड़ा डाउट था कि नहीं ये मुझे लग रहा है कि ये गेम की वजह से ही कर रही है, लेकिन बाद में फिर वो भी क्लियर हो गया कि नहीं शी इज़ ऑल। आपको लगता है लाला की को थोड़ा सा उनकी तरफ थोड़ा सा उनको फेवर दिया जा रहा था? नहीं, मुझे लाला को फेवर तो नहीं मुझे लगता है। ऐसे लाला जितनी दफ़ा भी हुए हैं अपनी वोटिंग की वजह से बचे हैं, अपनी हरकतों की वजह से बचे हैं, या अपने जो भी वो करते थे, फेवर ऐसा नहीं उन्हें कभी भी मिला। वो ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए कुछ करते होंगे लाला के साथ, तो नहीं तो फेवर तो हमने नहीं देखा कभी भी कि किसी भी हम में से किसी को भी दिया हो। अच्छा, आप लोग पूरे आइसोलेटेड होते थे, उस घर में कोई कनेक्शन नहीं किसी से? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। तो ये इस एक्सपीरियंस ने आपको चेंज किया है किसी तरीके से? बिल्कुल चेंज किया। इस एक्सपीरियंस ने, मैं पहले जब किसी के साथ मेरी नाराज़गी कह लें या किसी के साथ मेरी कुछ बहस और मुबाहिसा होता था ना, तो मैं उसका एक ओपिनियन कायम कर लेता था उस बंदे के बारे में, यार ये तो बंदा ठीक ही नहीं है, इससे बात ही नहीं करनी, ये बस छोड़ दो, अब जब खुद बात करे तो कर लूँगा, मैं नहीं अब इससे बात करता। बट आफ्टर दिस तमाशा वाला जो है सारा सिनेरियो, वो मुझे समझ आ गया कि हीट ऑफ द मोमेंट आप कुछ और होते हो, उसके बाद जो है ना वो ओरिजिनल आदमी जो है बेसिकली वो
जो आपके साथ है, हीट ऑफ द मोमेंट में आप हो जाते हो, गुस्सा हो जाता है, आप थोड़े तल्ख भी हो जाते हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका वो ओपिनियन जो है कायम कर लें उसके बारे में, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं जब आप उससे बात करें आराम से। तो मैंने जो ये सीखा है वो यही है कि जब मैं, अब मेरा अगर किसी बहस मुबाहिसा होता है तो फिर उसके बाद ख़ुद ही अब मैं एफर्ट किया करूँगा किसी को मनाने के लिए, उनको समझ। उसमें भी मैंने जब वो नाराज़ थी मुझसे मरिया, तो मरिया को मैं ही दो दफ़ा नाराज़ हुई थी मुझसे, और दोनों दफ़ा मैंने ही मनाया उससे तकरीबन। तो इस तरह का मेरे अंदर जो दांत टूटने वाला इंसिडेंट हुआ था वो क्या था, और कुछ है जो आप शेयर कर सकते हैं? वो हाउ डिड यू गाइस फील अबाउट इट? आप लोगों ने जो देखा था ना, वो आप लोगों को दिखाते थे वो बहुत एडिटेड वर्जन, और वो बहुत चीज़ें जो कि नहीं दिखा सकते थे टीवी पे, वो लोग दिखाते थे। हम लोग वहाँ पे 24 घंटे होते थे, तो ये चीज़ जो थी ना, ये पिछले 3 दिन से चल रही थी। रोज़ाना सुबह उठकर उमैरा शुरू हो जाती थी, मायरा मरिया उसको जवाब देना शुरू कर देते, ये चक पाक। लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हो जाएगा, हमें आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। फिर जब वो आखिर में जिस दिन ये हुआ था, ये इंसिडेंट हुआ था, उस दिन आदि मुझे कह रहा था, यार ये तो देखो, ये तो लगी। मैं उसे कह रहा था, आदि को पीछे बैठा हुआ, मैंने कहा ये भी थोड़ी देर में थक के चुप कर देंगी दोनों। आदि कह रहे थे ये चुप नहीं होंगी, ये बात बढ़ेगी, आगे देखना तुम ये कहाँ तक जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। तो इतने में मैं उठा पानी लेने के लिए, मैं पानी उधर से बॉटल उठाई, मैंने पानी भरने जा रहा था। वापस मैं उधर देखता हूँ तो उधर ठक 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 और एकदम से दांत गिरा किसी का। मैं जाके देखता हूँ तो नीचे दांत गिरा हुआ है, और मैं मायरा कह रहा दिखा दो मुझे, प्लीज़ दिखा दो मुझे। उससे ज़्यादा ये देखने का मायरा लगती कैसे है दांत के बगैर। उसे इतनी दफ़ा कह थी मैं नहीं दिखाऊँगी। तो फिर हमें पता था कि ये बात जो है अब ये ज़्यादा हो गई है। अब इसका फिर ऊपर से उन्होंने कह दिया कि अब जो लोग जहाँ so painful and ये रियल था। हाँ, सब रियल था ये, इसमें कुछ भी वो नहीं था कि आपको उन्होंने कहा कि आपने दांत तोड़ना है इसके मुंह में। इट वाज ऑल अनस्क्रिप्टेड। मुझे सबसे ज़्यादा सवाल जो लोगों ने किया है ना, वो यही है कि तमाशा स्क्रिप्टेड था। बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं। पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमें ये सोचना कि वाकई इतनी एक्सटेंट तक चीज़ें हुई ये आप अनस्क्रिप्टेड। सब हमारे कंटेस्टेंट्स जितने भी कंटेस्टेंट्स थे हमारे, उन सब का थैंक यू करेंगे। उन लोगों ने इतना अच्छा आप लोगों को कंटेंट दिया, और उन्होंने अपने इमेज की परवाह किए बगैर उन लोगों ने बिल्कुल आप लोगों के सामने जो है एंटरटेन करने के लिए खुल कर आए सामने। सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या आती है इस पूरे प्रोसेस की? वहाँ पे रहकर जो खाने थे ना, वो थोड़े मुश्किल थे खाना। अच्छा। क्योंकि वो अब खाने जो बनते थे वो बनते थे ज़्यादा मसाले वाले, मिर्चों वाले, मिर्च मसाले वाले। मुझे आदत नहीं थी खाने की मिर्च मसाले वाले ज़्यादा खाने, मैं ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाता। तो इस वजह से जो है वो लोग स्पाइसी खाने बनाते थे, उसकी वजह मेरा तकरीबन 3-4 दफ़ा अपसेट भी हो गया था मैं। तो वो खाना जो था वो सबसे मुश्किल वहाँ पे रह के खाना था। सबसे खूबसूरत मेमोरी उस सारे टाइम की जो आप शेयर कर सकें? जब मैं वापस आया था और मैं देखा आदि मेरे लिए रो रहा था वहाँ पे। वो बहुत प्यारा सीन था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, मुझे भी बहुत प्यारा सीन, क्योंकि आदि से अक्सर बात होती, वो कहता था कि कोई भी इतना नहीं है, इजी हो जाओ, सब लोग जाएंगे, मैं ओके होऊंगा, मुझे किसी की टेंशन नहीं है वो जाने की, सब चले जाएंगे, मैं तो बिल्कुल। लेकिन मेरे आने पे जब मैंने उसे देखा कि वो रो रहा है, तो मैंने ये भी उसी टाइम मैंने कहा था कि मेरे लिए वापस आना इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं है, ये बड़ा सरप्राइज़ है कि आदि मेरे लिए रोने लगा हुआ। तो जब गए थे तब था कि अच्छा आदि से दोस्ती कर लूँगा, ये प्लान करके गए थे या मुझे तो पता ही नहीं था कि आदि है। मुझे तो उस दिन पता चला जिस दिन हम लोग घर के अंदर जा रहे थे कि आदि भी, क्योंकि हमें बताया नहीं गया था। अच्छा, यू डिडंट नो कि कितने? हाँ, हमें नहीं बताया गया था कि कौन कौन लोग हैं, बाकी के लोग कौन, पार्टिसिपेंट्स कौन है, हमें नहीं बिल्कुल भी आइडिया। और ये एयर होने से कितने दिन पहले शूट स्टार्ट हो गई थी? 3 दिन पहले हम 3 दिन का वक्फा था। 3 दिन पहले आप लोग जा चुके थे। 3 दिन में जो एडवर्टाइजमेंट हुई वो आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता था। बिल्कुल ऐसा ही है। 3 दिन में जो है हमें वो, क्योंकि उन्हें मार्जिन रखना था ना वो एडिट के लिए और सारी चीज़ों के लिए, कंटेंट किस तरह से चलाना है, क्या करना है, तो वो ये ज़रूरी चीज़ है। अगर ये ना होता तो फिर बहुत ही अजीब हो जाता शो। तो वो हम 17 को घर में गए थे और 20th यहाँ मेरे ख्याल 21st को पहला एपिसोड आया था, मुझे सही से याद। अच्छा, बीच में कहीं आप लोगों को कोई न्यूज़ मिली या अंदाज़ा हुआ कि तमाशा इतना हिट जाना शुरू हो गया? ये मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, आते थे ना वो ज़ारा भाभी आई, वो जुनेद भैया आए, और ये लोग आके कहते थे यार आप लोगों को आइडिया नहीं है, आप लोग बाहर क्या हो गया, आप लोगों ने क्या, वो लोग बताते थे। लेकिन मुझे ये लगता था कि ये बस वो कह रहे हैं कि ताकि आप मोटिवेटेड रहो, आप खेलो, ये मतलब होता है ना, आप आगे कहते हो बकअप करने के लिए कि यार आप गोइंग वेल, आप अच्छा कर रहे हो, ग्रेट, सब आगे कहते हैं आपको। लेकिन मुझे यकीन नहीं था। मुझे यकीन हुआ उस आखिरी दिन जब मैं बाहर निकला और मुझे उन्होंने बताया कि यार तुम्हें पता है कि
मुझे सब लोग कह रहे थे आके, मुझे वो मैं जीता और मुझे उन्होंने मुबारकबाद दे दी। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता तुमने बाहर क्या कर दिया, बाहर देखो तो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे, डू यू नो दैट? हाँ, मुझे ये बात माहम ने बताई। मुझे माहम कहती है कि उमर तुम्हें पता है वो ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। मैंने कहा रियली? कहती है हाँ। मैंने कहा मुझे आइडिया ही नहीं है बिल्कुल भी यार, मतलब ये चीजें। और लोग मुझे भी टैग कर रहे हैं और ट्विटर पे भी हो रहा है वोट फॉर उमर, वोट फॉर उमर, वोट फॉर उमर। हाँ, नहीं, ये अगर मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि मैं ना इसमें जो मेरी आवाम ने, जो लोगों ने मुझे मोहब्बत, जो प्यार, जो सपोर्ट दिखाई है ना, उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो अभी आप जब स्टेप आउट किए, अभी बाहर गए कहीं? हाँ, बिल्कुल, हल्का फुल्का। तो क्या हुआ? तो मुझे बहुत लोग कह रहे हैं यार आप बहुत अच्छा कर। मैं ये आपको पहले भी बता रहा था ना कि सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे लोग मुबारकबाद तो दे ही रहे हैं, मुझे दुआएं ज़्यादा दे रहे हैं कि यार आपको और तरक्कियां दे, अल्लाह आपको और खुश रखे, आप बहुत अच्छे तरीके से खेले, बहुत अच्छा खेले। फिर जब सब घर में आके आते थे, किसी की कॉल आती थी घर से, वो कहते थे बहुत अच्छा खेल रहे हो आप लोग। मैं कहता क्या खेल रहे हैं हम, क्या अच्छा खेल रहे हैं, मतलब हर बंदा यही बात कह रहा है। हाँ, हर बंदा यही कह रहा है क्या अच्छा खेल रहे हैं। तो ये फिर मुझे लगता था कि ये वो है ना, वही कहते हैं कि आप ये कहना जाके आपने कि बहुत अच्छा, हाँ ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो इसी तरह कर करके मैं जो हूँ, अपने जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं, जितने भी जिन लोगों ने प्यार दिखाया, जिन लोगों ने, और फिर कितने लोग जो हैं वो मुझे अभी कॉल्स करके कह रहे हैं कि हमने वोट नहीं किया, हमारे जो साथ वाले, हमारे जानने वाले, उन सबको कहा कि भाई इसके लिए वोट करें। किसी ने शो देखा नहीं देखा, उन्होंने किया, उन्होंने वोट किया। तो मतलब ये मोहब्बत आप लोगों की मैं डिज़र्व नहीं करता, लेकिन बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत का कि आपने इतनी मोहब्बत दिखाई मुझे। सफाद मुस्तफ़ा ने आपसे लीड रोल प्रॉमिस किया हुआ है, फोन आ गया, साइन हो गया कॉन्ट्रैक्ट? अभी तक तो नहीं आया, मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी तक नहीं हुआ है? हाँ, नहीं हो जाएगा मुझे। चलिए, जेंटल रिमाइंडर चला गया है। जितने भी वो लोगों से मुलाकात हुई है, ये 3-4 सवालात जो हैं वो सबके ही कॉमन है बेसिकली। हाँ भाई आई कॉल आई, फात भाई की कॉल आई। फिर काफ़ी लोग कहते हैं कि अरे बस ऐसे टीवी पे कह देते हैं, करते करते कुछ नहीं। फिर काफ़ी लोग जो जानने वाले हैं उनको कहते हैं नहीं, आई थिंक वो नहीं बोलते अगर उनका इफ ही डिडंट रियली मीन इट। और हम भी ऐसी मजाक कर रहे हैं। मुस्तफ़ा है तो उनसे थोड़े बहुत तो उनसे रिलेटेड बात करनी चाहिए ना। और उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली, आई थिंक दैट वाज वेरी ग्रेट ऑफ हिम टू ऑफर एन अपॉर्चुनिटी एंड ही इज डूइंग हिज पार्ट। वो इस इंडस्ट्री का पार्ट है और वो जो कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए और वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे वो, आई एम श्योर। शुक्रगुजार रहूँगा अगर वो करेंगे तो। करेंगे यकीनन करेंगे। जेंटल रिमाइंडर प्लीज़ करेंगे, जब वो भी करें ना तो प्लीज़ कर लें प्लीज़, ओके कर लें। डू यू थिंक ये पूरा एक्सपीरियंस इज अ लिटिल टॉक्सिक? घर में रहना, लेट्स बी ऑनेस्ट, या घर में रहना वहाँ पे, ये इतनी सुबह शाम की चीखमदारी, ये इतनी साजिशें, इतनी प्लानिंग। मैं अगर अकेला होता ना तो फिर मेरे लिए शायद टॉक्सिक होता, शायद तब मेरा गेम प्लान भी कुछ और तरीके का हो जाता। अभी जो था वो सिर्फ इस वजह से था कि आदि मेरे साथ था और मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं थी। हमारी अपनी इतनी बातें होती थी, हम बेसिकली मैं एंजॉय कर रहा था अंदर मैं गेम नहीं खेल रहा था, कुछ भी वो नहीं कर रहा था। आई वॉज जस्ट बीइंग माई सेल्फ और मुझे एंजॉय कर रहा था जो हो रहा था, मुझे मज़ा आ रहा था। हॉलीडे पे आए हो दोस्त के साथ खाना, मैं सब लोग ये कह रहे थे यार इतना मुश्किल सफ़र ये वो। मैंने कहा कोई मुश्किल नहीं है, मज़ेदार है, इतने सारे लोग हैं, कैमरा है। मैं चाहता था एक्टिंग करना और मतलब इनके कैमरे के सामने रहना, मैं कैमरे के सामने रह रहा हूँ। मुझे इतना अच्छा दोस्त मिल गया जहाँ पे मुझे मज़ा आ रहा है, खाना पीना सब कुछ अच्छा मज़ेदार। और बाहर का तो पता नहीं था क्या सीन, लेकिन फिर भी आई वॉज एंजॉइंग इट। मुझे बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस लगा ये। अच्छा, तो इतना सब कुछ होने के बाद इस वक्त फील कैसा हो रहा है? वेल, मैं कुछ ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, एक छोटी सी बात है वही करूँगा कि आई फील लाइक अ किंग। आज पूरा दिन आई फील लाइक अ किंग, आज पूरा दिन। थैंक यू सो मच उमर। क्वेश्चंस की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आई थिंक बहुत लंबा हमने टाइम ले लिया है। हम 3 घंटे का या 4 घंटे का इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं डाल सकते, सो मे बी वी हैव अनदर सेशन विद उमर। लेट्स सी, अगर और भी नीचे कमेंट आए कि मुझे पता है बड़े आएंगे सवाल, ये नहीं पूछा, मे बी एक तमाशा पे ही खाली होना चाहिए। बट वी रियली वांटेड कि हम एक इंटरव्यू उमर का कर लें जिसमें उनकी जो जर्नी है उसको भी कवर करें और तमाशा से रिलेटेड भी बातचीत की जाए, एंड हाउ ही इज़ फीलिंग आफ्टर विनिंग इट। तो एक ये छोटी सी कोशिश की है हमने। आई नो आपके बहुत से सवालात के जवाब नहीं मिले होंगे, बट आई स्टिल होप कि आपको और बहुत कुछ सुनने को मिल गया होगा जो आप इन्जॉय कर रहे होंगे उमर के बारे में।
आई एम होपिंग कि आपको स्क्रिप्ट्स अच्छे ऑफर हो रहे हैं अब. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. You are going through a lot of scripts right now, and that's keeping you busy. मेरे जो कुछ मीटिंग्स हुई हैं वो अच्छी मतलब यानी कि अच्छे टर्म्स में हुई हैं. Yeah. जो आपको पता चल जाता है कि अब जो है लोग आपको थोड़ा अच्छा बेहतर तरीके से मिल रहे हैं और बेहतर तरीके से You can see a change. यही तो दुनिया है जी. तो ये है मतलब बस अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने कम टाइम में इतनी इज़्ज़त दे दी मुझे. और मुझे मतलब यानी कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये चेंज जो है वो इतनी जल्दी आ जाएगा. लेकिन मैं फिर अपने मालिक का शुक्रगुजार और उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बाँह पकड़ ली. उमर, आई जस्ट वांट टू से इट वाज वेरी नाइस कि आपसे मुलाकात मेरी उमर से ऑन एंड ऑफ जगहों पे होती रहती है, इवेंट्स पे, किसी की शादी पे जहाँ उमर डांस कर रहे होते हैं. और बहुत उमर हमेशा आके मुझसे इतने अच्छे तरीके से मिलते थे. आई एम अ फैन ऑफ हिज यू नो इनकी जो अच्छी नेचर है, जेन्युइन नेचर है, मैं उसकी ये मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ. और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ही वुड ऑलवेज से अ पॉजिटिव थिंग, इंकरेजिंग थिंग. कभी मेरी दुआ जाती है ना फ्राइडे की, बहुत से लोग समझते हैं मुझे कुछ हुआ है, कुछ हुआ नहीं होता. मैं मोटिवेशनल वो करती हूँ. तो ही वुड ऑलवेज सेंड अ वेरी नाइस मैसेज एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड हिज वेरी फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल नेचर जब ये मिलते थे. तो उमर, लेकिन आज जब मैंने आपसे इतनी डिटेल में गुफ्तगू की है, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को इतना पॉजिटिव लेते हैं और उसको इतना इंस्पायरिंग बना देते हैं कि दूसरा जो सुनता है उसको होप मिलती है. और आई now have a newfound respect for you and I think बहुत अच्छा लगा ये जर्नी का सुन के. और बहुत दुआएं आपके लिए कि अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे और आप ऐसे ही पॉजिटिव रहिएगा. डोंट गिव अप एवर. एंड it was a pleasure to have you here and have this conversation with you and we wish you all the best. Thank you so much. Likewise मेरा भी यही आपके बारे में जो है मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके. आपका मैं इंटरव्यूज़ तो मैं देखता ही था, आपका बात करने का तरीका जो है वो बहुत मज़ेदार है. आप मतलब यानी कि आप कन्वर्सेशन लेके चलती हैं, आप कभी भी इंटरव्यू नहीं करती, आप एक बात लेके चलती हैं जो आप जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि आप इंटरव्यू में नहीं, आप ऐसे किसी अपने जानने वाले के साथ बैठ के, किसी दोस्त के साथ बैठ के अपनी ज़िंदगी की बातें कर रहे हैं, अपने बारे में बातें कर रहे हैं. तो ये सबसे मेरे ख्याल से आपकी अच्छी बात और आपकी कामयाबी भी यही है. तो आप भी मत बदलिएगा. अगर आपको भी बदलने लगे मुझे बताइए, मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा. ठीक है. उमर, मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा खराब हो रहा है, ज़मीन पे लेकर आए. बिल्कुल. आपको याद नहीं है उस टाइम पे जब आप लोग इंटरव्यू नहीं मिलते थे, आप लोग सबको कहते हैं आज प्लीज़ इंटरव्यू कर देते. तो ये करके ना, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है वैसे. ये मतलब वाकई जो मुझे लगता था कि ऐसा होता नहीं है कि ज़मीन पर रखना जो है, आप क्या ज़मीन पर वापस रखना क्या होता है. तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. आपको ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का कि किस तरह से आप दूसरों के साथ पेश आ रहे हैं और आप अपने आप को कितना बड़ा समझना शुरू कर दिया आपने. तो मेरा मैसेज अगर मैं आपको देना चाहूँ तो यही है कि हिम्मत नहीं हारें. मुश्किलात हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, बस ये है कि आपको मोटिवेटर्स खुद ढूंढने पड़ते हैं. यहाँ पर जो है आप अच्छे लोगों के साथ रहें तो आपको क्या कहते हैं, आपके लिए आपकी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो आसान हो जाता है. मेरे साथ जो हुआ वो यही हुआ था कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले अल्हम्दुलिल्लाह. तो उन्होंने इसीलिए मेरी ज़िंदगी का जो अब तक का सफ़र था जैसा भी था बहुत अच्छा गया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह. और इसी पॉजिटिव नोट पे हम उमर को अल्लाह हाफ़िज़ बोलेंगे. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू सो मच.